अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बेलूथा का 5th एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर, और इसकी मुसन्निफा है राबिया खान। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सर शाम ही मीटिंग रूम से ज़मीर के हमरा बाहर निकलते हैं। बहराम ने उसे फाइल थमाई थी। वो साथ साथ टाई की गिरे ढीली करते उससे अगली मीटिंग के मुताबिक अहम नुकात सुन रहे थे। राहदारी में साथ गुजरते बहुत से मुलाजमीन ने उन्हें सलाम किया तो वह सर के खम से जवाब देते। संजीदा चेहरे लिए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ आए थे। कुशादा से ऑफिस में बंद एसी की खिड़की खुली थी। पावर स्विच पर बैठते हुए वो अब पूरी तवज्जो से ज़मीर को देख रहे थे, जो साथ खड़ा तेज तेज उन्हें बुनियादी मामूलात दे रहा था। चंद पल बाद सीधा हुआ और फाइल बंद की। सर, अफगानियों ने ज़मीन पर किया गया केस वापस ले लिया है। बहराम की झुकी गर्दन इतनी तेजी से उठी थी कि उसे हड्डी चटकने की आवाज़ आई थी। चौंके हुए चेहरे के साथ वो वजाहत तलब निगाहों से ज़मीन को तक रहे थे। जी हाँ, मुझे आज ही इत्तला मिली है, लेकिन ऐसे अचानक, वो भी ज़मीन का केस वापस लेना, ये बिलाशुबा बहुत ही अचंभे की बात है। क्या वकील ने मजीद कोई तफसील दी कि वो क्यों केस वापस ले रहे हैं? वो बगौर उसका चेहरा देखते आंखों में ढेरों उलझन लिए पूछ रहे थे। उसने ला इल्म होने का बास महज साने उचकाए। ज़मीर से बिना कायल हुए ही मगर उसे हाथ से जाने का इशारा किया तो वो मुअद्दब सा पलट गया। वो चंद लम्हे हाथ की उंगलियां बाहम मिलाए, आंखें सुकेड़े कुछ सोचने लगे। फिर कुछ समझ न आने पर सर झटका और सामने रखी फाइल्स अपनी जानिब खिसकाई। उसी पैर किसी ने भारी शीशे के दरवाजे पर अंगुष्ठे शहादत से दस्तक दी थी। उन्होंने चेहरा उठाया। सामने सुभान खड़ा था। फिर इजाज़त मिलने पर अंदर चला आया। उनके मुकाबिल बैठकर वो उन्हें चुपचाप चंद पल देखता रहा। कुछ कहना चाहते हो क्या? हुंकारा भरते हुए वो जरा पीछे होकर बैठे तो सुभान ने गहरा सांस लेकर उनके चेहरे पर कुछ जांचा। आप ज़ोला के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? उसका सवाल सुनकर बहराम ने बिना किसी तासुर के उसे देखा था। आप जरा तन गए थे। मैं कोई भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, रुखाई से कहा तो सुभान की आंखों में अफसोस उतर आया। आप उसे क्यों अपनी आना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वो एक छोटी बच्ची है। उसके अंदाज एहतजाज लिए हुए था, लेकिन लहजा शाकी था। बहराम के चेहरे का तनाव गहरा होने लगा। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? आंखें सुकेड़कर अजीब से लहजे में पूछा सुभान को। उनका अंदाज नागवार गुजरा था। इंसानियत की वजह से। ऐसी भी कोई इंसानियत से गिरी हुई हरकत नहीं कर रहा हूँ मैं। उसे टोका, लेकिन ये टोकना मौसर साबित न हुआ था। दादा अब्बा के इस कंपनी में 50% शेयर थे डेढ़, जिसमें से आपको एक फूटी कोड़ी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ फुप्पो और ज़ोला की वजह से। दादा वफात से पहले अपने तमाम शेयर्स जिमल फुप्पो के नाम कर गए थे, और जिमल फुप्पो ज़ोला को इस मिल्कियत का मालिक बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप इतने सालों से सिर्फ ज़ोला की शादी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो रुखसत हो, और आप जिमल साजी से उससे कागजात पर दस्तखत करवाकर उसके हिस्से के शेयर्स ले सकें। ये भी समझ आता है, लेकिन तनवीर से उसकी शादी की तजवीज़ पर आपका इतना भड़कना मुझे हैरान कर गया था। मुझे लगा था कि आप खुश होंगे कि घर की दौलत बाहर 3-4 गैर लोगों में तकसीम नहीं होगी, लेकिन डेट में गलत था। उसकी आंखों का अफसोस हनूस था। चेहरे पर बहराम के लिए नापसंदीदगी थी। आप ज़ोला को अब तक सिर्फ बर्दाश्त करते आ रहे थे। आप उससे नफरत करते हैं। आप उससे उसका हक लेकर उसे बाहर वालों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए उस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे। ऐसा ही है ना? तल्खी से सर्द मेहर सा कहा तो बहराम ने बिना असर लिए पीछे होकर उसे देखा। फिर बिना कुछ कहे कुछ लम्हा तक उसे देखते रहे। खिड़की से बाहर एक सुनहरी सी शाम उतर रही थी। मुझे मेरा बाप बहुत अजीज था सुभान। मुझे उनसे शदीद मोहब्बत थी, इश्क की हद तक, जानते हो? वो कलम हाथ में लिए उसे देखते हुए कह रहे थे। लहजा मध्यम था, आंखों में जैसा एक मलाल तैरने लगा था। वो बाप होने के नाते फितरी तौर पर जिमल की जानिब झुकाव रखते थे। मुझे अच्छा लगता था कि मेरी बहन से मेरा बाप प्यार करता है और उसे बिल्कुल किसी नाजुक फूल की मानिंद सेहत कर रखने की तरजीह देता है। लेकिन फिर जानते हो क्या हुआ? उन्होंने आंखें उठाई थी। मलाल की जगह अब दुख था, जो पूरी आबोताब से उनकी आंखों की सफेदी में तहलील होने लगा था। सुभान बस खामोशी से उन्हें सुन रहा था। उस फूल में लगे कांटों ने मेरे बाप की जात में मौजूद रेशम को नोच कर जख्मी कर दिया। उस फूल ने मेरे बाप से उनकी सेहत, इज्जत और जिंदगी सब ले लिया। मैं सोचता हूँ बेटी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए।
नहीं तो खुदा आजमाइश में डाल देता है। जिमल मेरे बाप की आजमाइश थी, और कुछ आजमाइश होती हैं जो इंसान की जान लिए बगैर नहीं टलती। लाखों लोगों में कमाई गई इज्जत रातों रात जैसे खाक हो गई थी, और मेरा बाप जैसे मेरे सामने फूट फूट कर बच्चों के माने रोया था। मैं वो नहीं भूल सकता सुभान। कोई भी अपने बाप की सिसकी चीखे नहीं भूल सकता। वो एक ऐसा लम्हा होता है जब जिस्म से जान होले होले सल्ब की जा रही होती है। मैंने उस रात अपने वजूद से जान सल्ब होते हुए महसूस की थी। वो खामोश हुए तो खिड़की से बाहर फिजा में तैरते परिंदे भी साकित हो गए थे। सुनहरी सी धूप में सुर्खी खुली, फिजा ठहर सी गई। मैं जिमल से चाहकर भी हमदर्दी नहीं कर ही नहीं सका। मुझे उसका और उसकी बेटी का चेहरा देखकर हमेशा अपने मरे हुए बाप का सफ़ेद चेहरा याद आने लगता है। मेरे लिए ये अजियतनाक है, कर्बनाक है। मैं वो सब नहीं भूल सकता। गहरा सांस लेकर जलती आंखों को बेइख्तियार मूंदकर वो सर पीछे टिकाकर सोचने लगे थे। लेकिन डैड, जोला ने ऐसी कोई कोताही नहीं की। वो आपके तमाम दलाइल के बावजूद अब भी मासूम है, लेकिन वो फिर भी इस काबिल नहीं कि मेरे बेटे से शादी कर सके। एक दफ़ा औरत को उसके मकाम से ज़्यादा दिया गया था। मुझे याद है कि फिर उसका अंजाम कितना भयानक हुआ है। अब मैं जोला को महज इतना ही सब कुछ दूंगा जितना उसका हक बनता है, उससे ऊपर एक दर्जा भी नहीं। ना इज्जत का, ना मोहब्बत का, ना दौलत का। आंखें अब तक बंद थी, लेकिन सुभान जानता था कि उनके तासुरात तब्दील हो चुके थे। लहजे की हतमी सी वजाहत ने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसने सर हिलाया, फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़कर उठ गया। उससे ज़्यादा कि उसकी अस्तात नहीं थी, न ही ताकत थी। पीछे ऑफिस में अब तक सन्नाटा था और वो कुर्सी पर झूलते आंखें बंद किए कुछ सोच रहे थे। डेरे की दाखिली रविश पर उसकी कार रुकने की आवाज़ आई थी। शेर, जो बरामदे में आस्तादा किसी मुलाजिम से फाइल हाथ में लिए उसके वर्क गर्दानी करता नजर आ रहा था, लम्हे भर को संजीदा सा आबरू उठाकर सामने कार का दरवाज़ा खोलते उससे बाहर निकलते जरवली को देखा। फिर उसकी चाक आंखें लम्हे भर को दरवाजे से आगे हाथों में असला लिए खड़े मुलाजमीन पर पड़ी। चंद मुलाजमीन घास के कतों पर कदम कदम चलकर पहरा दे रहे थे। कुछ दाएं जानिब बने सर्वेंट क्वार्टर के बाहर अस्तादा थे। उन सब ने शेर की चाको चौबंद आंखों को पा लिया था। उनमें मौजूद वाज़ेह तंबीह उन सब तक पहुंच गई थी। फिरोज शाह जरवली की गैर मौजूदगी में आया था। खैबर जान के हुक्म की तामील करते हुए वो उसकी भनक भी उसे पढ़ने नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन मुमकिन था कि शाम की रिपोर्टिंग लेते वक्त कोई मुलाजिम बेख्याली में उसकी आमद के बारे में बक दे और खैबर की हुक्म अधूरी हो जाए। यह वो आखिरी काम था जो वो कभी नहीं करना चाहता था। जरवली आगे बढ़ आया था, हाथ में सुर्ख फोल्डर भी था। सफ़ेद कमीज सलवार के बरक्स आज उसने गहरा कत्थई लिबास सेब तन कर रखा था। घने बालों में एक हाथ फेरता वो किसी गहरी सोच में गुम लगता था। शाम के नील को धुंधलके हर जानिब फैल रहे थे। लाउंज में मौजूद कदावर खिड़कियों पर भारी मखमली पर्दे गिरा दिए गए थे। डेरे की बत्तियां रोशन थी। दूर से देखने पर वो सर उठाए खूबसूरत सी सफ़ेद इमारत मालूम होती थी, जिसकी मेहराबों में जगह जगह दिए जैसे जल्द बल्ब कंदीलों की माने जल रहे थे। दाखिली दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना लगता था। उस पर कदीम मीनाकारी जगमगा रही थी। दरवाजे के एन ऊपर भी एक जदीद लैंप की तरह तर्ज का जर्द बत्ती वाला बल्ब लटका झूल रहा था। उस समय डेरा पुरसुकून, मुतमईन और मजबूती से जमा खड़ा था। किसी भी दुश्मन के नापाक अजाइम से पाक एक कदीम सा जदीद डेरा। जरवली करीब चला आया। मुलाजिम अब फाइल बंद करता मुअद्दब तरीके से वापस पलट गया था। वो शेर के साथ आखड़ा हुआ। ज़े नसीब, आपकी सूरत भी देखने को मिली। लगता था कि आज आपको देखने बगैर ही सोना पड़ेगा। वो मुस्कुराया तो जरवली ने उसे रुककर मशकूक नजरों से देखा। लाला, लग रहा है कि आपकी जल्द से जल्द शादी करवानी पड़ेगी। और उसकी चोट पर शेर के चेहरे पर छाई सारी शरारत लम्हे भर में गायब हुई थी। कान की लोबे इख्तियार सुर्ख हुई थी। आंखों में खपकी उभरी और नाराज चेहरे के साथ उसे देखा। ऐसा समझते हो तुम मुझे? नहीं लाला, नहीं समझता, मजाक कर रहा हूँ। वैसे क्या आपको शादी की जल्दी नहीं है? ठहर कर आंखों में ढेरों मासूमियत लिए पूछा था। शेर ने एक ठंडी आह भरी, फिर सर हिलाकर कदरे अफसोस से उसे देखा। ये जिक्र मत छेड़ा करो, मेरे जख्म उधड़ने लगते हैं। मेरे जिक्र छेड़े बगैर शादी होगी नहीं आपकी लाला, इतना मैं आपको बता दूं। तो छेड़ो ना, किस कमबख्त का इंतजार करते हो? उसके जल्दी से कहने पर वो बेसाख्ता ही हंस दिया। गर्दन झुकाकर हंसने के अंदाज पर लम्हे भर को शेर के सामने हूबहू एक सबिया लहराई थी। वो उसके जैसा था और वो बिल्कुल उसके जैसा नहीं था।
उसने सब झटका था। सुरमई कमीज शलवार में मलबूस, बुलंद कामत, वजिया चेहरा वाला शेर इसके बिल्कुल बराबर आता था। फर्क इतना था कि उसकी कलमों में बारीक सी सफेदी उसे मजीद बावकार बनाती थी और आंखों में एक ठहराव सा था जो उम्र के साथ साथ उसकी शख्सियत का खासा बनता गया था। खैर, ये जिक्र भी मैं छेड़ ही दूंगा। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं कि ज़हरा जान से बात कर सकें। फिर से मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा। शेर ने उसे घूर कर देखा था, फिर आसपास निगाह घुमाई। आहिस्ता बोलो, किसी का राज सरेरा खोलने की सजा जानते हो ना क्या होती है? अगर वो मेरी जानिब से जरा सी भी बदगुमान हुई ना तो छोड़ लूंगा नहीं तुम्हें मैं। तंबी की वो मुस्कुरा रहा था। आपकी गर्दन मेरे हाथ तले दबी है, मैं चाहूँ तो उसे किसी भी लम्हे कुचल सकता हूँ। वैसे सच कहते हैं लोग, पठान मर्द किसी से नहीं डरते, उन्हें कोई नहीं डरा सकता, न जाबिर दुश्मन, न ही किसी बारसूख शख्स या ब्लॉक की जानिब से दी गई धमकी, न ही कैद बमुशक्कत और न ही कत्लो गारत गिरी। उसे अगर कोई शय डरा सकती है तो वो है उसकी पसंदीदा औरत, जो उसके सामने आते ही आंखें दिखाकर उसका सांस तक रोक सकती है। मजे लेकर ठहर ठहर कर बोलते हुए वो शेर के बदलते तासुरात से लुत्फ अंदोज होता रहा था। वो खफगी से बहुत बेहतर कहकर रुक फिर गया था, लेकिन सामने से ही ज़हरा जान किसी मुलाजमा के साथ चलती हुई उसी जानिब आ रही थी। उसने बेसाख्ता सांस रोककर चेहरा फेरा, लेकिन उफ, इस तरह कमीनगी से मुस्कुराता ज़रवली खड़ा था। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। देख लें, लोग कहते हैं मेरी शक्ल काफी अच्छी है, बस शक्ल ही अच्छी है, नहीं बाल भी अच्छे हैं, आप हाथ लगाकर देख सकते हैं। जो ही उसके आगे सर झुकाया तो करीब आती ज़हरा जान ने उसे बालों से भरे सर पर हाथ फेरा था। शेर की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वो मानता नहीं था, लेकिन वो इस मामले में ज़रवली से जेलस था। ज़हरा जान के हाथ फेरने पर उसने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ चेहरा बुलंद किया था। फिर ज़हरा जान को कंधों से थामकर उनके सर पर अपना सर रखा, जिस करती मुस्कुराहट आंखों से शेर को देखा। शेर लाला शादी कर रहे हैं ज़हरा जान। उसके इतने अचानक कहने पर जहाँ शेर भौचक्का हो गया था, वहीं ज़हरा जान ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा था। फिर शेर को, आप शादी कर रहे हैं? हाँ, मतलब नहीं, गड़बड़ाकर तस्दीक की। वो उनकी गड़बड़ाहट से महसूस हुआ था। लेकिन किससे? ज़हरा जान ने फिर इस्तफसार किया तो उन्होंने खुंकार खा जाती आंखों से ज़रवली को देखा। वो मजाल है जो उन आंखों का जरा भी असर ले लेता है। एक बहुत प्यारी खातून उनसे, ने चबा चबा कर कहा तो ज़हरा जान को दिली खुशी हुई। वो अब आंखें खोले सर उठाकर शेर को देख रही थी। कौन है? आपने बताया ही नहीं। हम सब एहतमाम से उनके घर लवाजमात लेकर जाते हैं। शेर का चेहरा उनके इतने बेरिया से रद्द अमल पर बुझ सा गया था। किसी मुलाजमा के आवाज़ देने पर वो ज़रवली के हाथ हटाती, माजरत करती आगे बढ़ी तो शेर ने अफसरदगी से उन्हें पलट कर देखा। उन्हें मेरी शादी की जिक्र पर इतना खुश भी नहीं होना चाहिए था। अब बेचारगी से कहा तो पीछे से ज़रवली का कहका सुनाई दिया, लेकिन अब वो रायता फैलाकर जीनों की जानी बढ़ रहा था। शेर ने उसे जाते देखकर पुरसकून सी सांस खारिज की। उसे बहुत दिनों बाद हल्का फुल्का सा देखकर उसका अपना दिल भी सुकून में आ गया था। फिर अपने हाथ में थामे फोन की जानी मुतवज्जा हुआ, उठाकर कान से लगाया। दूसरी जानिब हारूत था। वो खैबर के हुक्म के ऐन मुताबिक अपने बाप के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बारे में आगाह कर रहा था। उसने सर हिलाया और फिर अंदर की जानिब बढ़ आया। अगली सुबह खैबर को उसके साथ जाना था नियाज ज़हीर खान की अयादत के करने। दूसरी जानिब हारूत अब बाप को एक हाथ सा सहारा देते बेड पर लेटा रहा था। फिर आहिस्ता से उनके ऊपर लिहाफ डाल दिया। उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल से आई हुई थी। चंद महीनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। भरी भरी सी खूबसूरत लड़की जो उम्र में उससे 2 साल बड़ी थी। बाप के जख्मों को मुंदमिल होता देखकर उसकी आंखों और दिल दोनों को कतरा करार आया था। माँ के कुछ साल पहले कैंसर के मर्ज से वफात पाने के बाद अब उन दोनों का सहारा महज एक बूढ़ा होता बाप था, जिसे वो किसी भी तौर पर खोना नहीं चाहते थे। वो अब सफ़ेद पर्ची उठाए उनकी दवाई का औकात कार देख रहा था। बेड के साथ रखे साइड टेबल पर दवाइयाँ, इंजेक्शंस और पानी का जग रखा था। वो अब उन्हें आराम करने की हिदायत देता, उनसे छोटी छोटी बातें कर रहा था। नियाज ज़हीर खान फितरी तौर पर हारूत जैसे ही हंसमुख और लड़ाई से झगड़े से दूर रहने वाले शख्स वाक़ हुए थे। यही वजह थी कि खैबर जान से कभी उनकी बनी नहीं थी। वो हमेशा उनकी सुलह जो फितरत से कबीदा खातिर रहे थे। लेकिन ये भी हकीकत थी कि दोनों भाई एक दूसरे से जान नौसावर कर देने की हद तक मोहब्बत करते थे। खैबर की जानिब से कभी इजहार नहीं किया गया था, क्योंकि वो
मोहब्बतों का इजहार करने वाले इंसान नहीं थे। हाँ, वो ज़रूर वक्त बे वक्त उन्हें अपनी बेलौस मोहब्बत का एहसास दिलाया करते थे। उन्हें देखकर लगता था गोया वो हारूद की जवानी हो। उठे काल, वजिया चेहरा और दिलकश नकूस। वक्त की गुजरती रफ्तार में उनकी खूबसूरती मध्यम जरूर हुई थी, मगर अब भी वो उनके वजूद से आया होती थी। अख्तरी को बुलाओ हारूद, मैंने इतने दिनों से ठीक से बात भी नहीं की है उससे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम लेते हुए नहीफ सी आवाज में कहा था तो हारूद सर हिलाकर उठा। कुछ ही पल बाद कमरे में अख्तरी चली आई थी, लोन के नफीस से सूट में मलबूस, जेवर के नाम पर कानों में सोने की बालियां और हाथ में 2 कंगन पहने वो चमकती रंगत के मालिक थी। ज़हीर को उसका रुखे अनवर देखकर खामोखाही खुशी हुई थी। वो अब बेड के साथ रखी कुर्सी खींच कर बैठ रही थी, फिर मुस्कुराकर उनसे बातें करने लगी। हारूद ने इतने अरसे में तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जरा ठहर कर पूछा तो वो हंसी। वो बेड पर बैठा बस उन दोनों के चेहरे पर आसूदी मुस्कुराहट लिए देख रहा था। जींस पर सफेद बटन शर्ट पहने वो ताजा दम लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, है मुझसे छोटा, लेकिन इस सारे अरसे में किसी बड़े भाई की तरह इसने मेरा ख्याल रखा है। न सिर्फ मेरा बल्कि आपका भी। मुझे यकीन नहीं आता था इसे देख कर के ये वही लाउबाली सा उछल कूदता लड़का है जो इंतहाई बर्दबारी से सारे मामला संभाल रहा है। उसकी जानिब देखती नरमी सी मुस्कुराहट से बोलते हुए वो प्यारी लग रही थी। ज़हीर ने सर पीछे तकिए पर डाल दिया। आपको पता चला इसने अफरीदियों से अमन मुआहदा कर लिया है? जरा ठहर कर बाप को आगाह किया तो उन्होंने सर उठाया। वो जानते थे, मेरी भी यही ख्वाहिश थी। उन लड़ाई झगड़ों में और खून खराबों से हमने आज तक सब खोया ही है, इनमें कोई खैर नहीं है। उनकी बात सुनकर वो सर हिलाने लगी थी। हारूद सीधा हो बैठा। ज़हीर अब हाथों का सहारा लिए बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट रहे थे। उसने बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखते, फिर तसब्बुब से खुले लब बंद किए। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ, उसने आगाज किया। वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। मगरिब की गहरी नीलाहट अब इशा की स्याही में तब्दील होती हुई जा रही थी। हाँ कहो, ज़हीर ने हौसला अफजाई से अंदाज में कहा तो उसकी हिम्मत बंधी। उसने गहरा सांस लिया। मुझे खोला से शादी करनी है, आंखें बंद किए एक ही सांस में कहा। फिर आंखें खोलकर उन दोनों को चेहरे देखे। कौन है खोला? ज़हीर ने ही इस्तफसार किया था। आलमगीर अफरीदियों की छोटी बहन है, मुझे पसंद है, शादी करना चाहता हूँ। सर झुकाकर जैसे जुर्म तस्लीम किया था। बाप की माजूर टांग देखकर एहसास जुर्म जरा ज्यादा महसूस हुआ। अख्तरी के तासुरात बरहम हुए, लेकिन ज़हीर का चेहरा किसी भी बरहम से पाक था। वो ठंडे और ठहरी हुई तासुरात से हारूद का झुका सर देख रहे थे। बाबा के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद भी तुम उनसे रिश्ता का काटना चाहते हो? मलामती निगाहों से उसे देखते ही वो पुरशकवा अंदाज में कह रही थी। उसने आंखें मीच कर खोली, दिल पर जैसे वजन घेरा हुआ। उन्होंने नहीं, वो हमला उनके चचेरे भाइयों की शरारत था। उसने कमजोरी सी दलील देनी चाहिए थी, लेकिन अख्तरी ने उसकी बात दुरुस्ती से काट दी। जो भी हो, जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्होंने हमें। उनका ये अमल इस बात की जानिब इशारा है कि हमारे हजमियत चाहते थे। अब तुम ये बयां करके दलाइल मत दो कि वो उनका नहीं, उनके चचेरे भाइयों का फैसला था। सबका अंदाज में बात मुकम्मल की तो उसका सर मजीद झुक गया। ज़हीर ने बेटी के हाथ पर हाथ रखा था, फिर आंखें बंद करके उसे धीरज का इशारा किया। कैसी लड़की है खोला? कुछ देर बाद इस्तफसार किया तो उसने चौंक कर चेहरा उठाया। अख्तरी भी उनके ऐसे इस्तफसार पर शशुद्ध रह गई थी। कैसी लड़की है बेटे? दोबारा उतनी ही नरमी से पूछा। बाबा आप? अख्तरी ने शदीद मुखालफत के से अंदाज में एहतजाज करना चाहा, लेकिन वो उसे हाथ उठाकर रोक गए थे। उस बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं होगा। हम हमेशा मर्दों के झगड़ों में औरतों को बिला वजह जंग का हिस्सा बनाते हैं, और एक तरह से ये दोनों खानदानों के लिए बेहतर होगा। जब उनकी बेटी ब्याह कर इस घर में आ जाएगी तो वो किसी भी शर्पसंदा इरादे को खुद ही रद्द कर देंगे। इसलिए अमन मुआहदे के बाद घरानों में रिश्ते कायम करने का असूल वजह किया गया है, ताकि कबाइल मजीद खून रेजी से बच सके। वो बहुत संभाव से मजम्मल सा कह रहे थे। ज्यादा कमजोरी की बात वो तवील मुकालमे करते थकने लगते थे। अख्तरी ने बेइख्तियार खुद पर घड़ों पानी पर पड़ता महसूस किया। अलबत्ता वो उनकी दलील पर मुतमईन न हुई थी। अच्छी लड़की है, आलमगीर भी अमन पसंद इंसान है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इज्जत के साथ उसे अपना घर रुखसत करवा कर लाना चाहता हूँ। उसने अब के चेहरा उठाकर कदर संजीदगी से कहा था, फिर एक नज़र अख्तरी पर डालकर दूसरी निगाह खामोशी से
उसका चेहरा देखते ज़हीर पर डाली। कितनी फीसद उम्मीद है कि हमारी जानिब से भेजा गया पैगाम वो कबूल कर लेंगे? कुछ लम्हात बाद उन्होंने चेहरा उसकी जानिब मोड़ते हुए पूछा तो उसने शाने उचकाए। चेहरे पर अलबत्ता पहले वाला तनाव नहीं था, की जांबदारी देखकर उसके कंधे जरा आज़ाद और हल्के महसूस हो रहे थे। मुझे इल्म नहीं, लेकिन आलमगीर ने मुझे पूरे घराने समेत अपनी शादी में आने के लिए मदऊ किया है। दावतनामा आपके साइड टेबल के दराज में रखा है। मैं चाहता हूँ कि अख्तरी मेरे साथ इस शादी में शिरकत करें। इस तरह वो खोला से भी मिल लेगी और इस घर के कवानीन को जांच कर खुद को किसी हद तक मेरे फैसले के लिए कायल भी कर लेगी। और अगर किसी वजह के बाद उन्हें इस घराने से कोई मसला हो, तब भी मैं इस घराने से नहीं, सिर्फ खोला से शादी कर रहा हूँ। मेरा सरोकार उससे है, वो संजीदगी से और कदर रुसान से कह रहा था। ज़हीर ने समझकर हंकारा भरते हुए सर हिलाया। अख्तरी ने चारों नाचार रही सही, लेकिन बाप की निकाहत देखकर मजीद जर करने को किसी और वक्त के लिए उठा रखा। कुछ पल बाद हारूत उन दोनों से माजरत करता वहाँ से उठ गया था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो खोला को संजीदगी से फ़ोन कर रहा था। राहदारी में बढ़ते कदम नब्बे तुले थे और चेहरे पर खामोशी छाई थी। हॉस्पिटल की राहदारी सर्द और वीरान थी। गो के डॉक्टर्स, मरीजों, नर्सेज और अमले के आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन फिर भी अजीब सा खालीपन था जो हर एक को सरहद से महसूस होता था। राहदारी में मौजूद तमाम रूम्स मटियाले रंग के थे और उनके दरवाजों पर गोल शीशे लगे थे। सफाई सुथराई का खास एहतमाम था। दीवारें हर किस्म के आराइश से पाक थी। राहदारी की छत के एन दरमियाने में कतार दर कतार सफ़ेद कुमकुमे जल रहे थे। दीवार पर लगी सेंट्रल घड़ियाँ की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रात खासी गहरी हो रही थी। यकायक बत्तियाँ बुझा दी गईं और नाइट ड्यूटी पर मामूल अमला ढीले से अंदाज में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगा। उसी पहर किसी ने राहदारी में कदम रखा। कदम कदम चलता वो आगे आ रहा था। आज उसकी चाल में ठहराव था। भारी जूतों की धमक कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। सफ़ेद लिबास में सर पर दुपट्टा जमा सिस्टर शहला ने एक पल को रुककर उस शख्स को देखा था, फिर हाथ में पोंछा लिए दूर जाते नवीद को आवाज़ दी। उसकी जानिब हाथ से इशारा किया। वो भी उसी सिम देखने लगा। ये आदमी कौन है? इस वक्त तो किसी भी मरीज से मिलने की इजाज़त नहीं है और देखने से ये किसी मरीज का घर वाला भी नहीं लग रहा है। कदरे उलझन से पूछकर उसने नवीद की जानिब देखा, लेकिन उसकी बदलती रंगत पर वो चौंक गई। साथ खड़े नौजवान से नवीद के थूक निकला था। आंखें बंद कर लो शैला, उसे मत देखो, तुमने कुछ नहीं देखा, उसने सफ़ेद चेहरे के साथ कहा था। शैला के आबरू के दरमियान एक सवालिया सी लकीरें उभरी। कौन है ये? वही जिसकी शनाख्त दूसरों की शनाख्त मस्क कर देती है। उसे मत देखो, तुमने कुछ नहीं देखा। खुश लबों के साथ वो म्याक नकी से अंदाज में कहकर शैला को ढेरा ताज्जुब में डाल गया था। किसी साई की मानिंद बिना चाक पैदा किए वो हेवला आगे बढ़ रहा था। शायद वो उन दोनों की जानिब देख भी रहा था। अंधेरे में उस दिन का अंदाजा लगाना कठिन था जहाँ उसकी निगाहें जामी थी, लेकिन अगर उसने किसी को नुकसान पहुँचाया तो हम दोनों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दबी दबी सी आवाज़ में उसने आसपास देखते हुए नवीद को उकता कर कहा था। एक निगाह हॉस्पिटल में नाइट विजन कैमरों पर भी डाली। वो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है उसे जो उसे रोकता है, उसे जो उसकी राह में आता है, उसे जो उसकी अतराफी दायरे में चंद फीट के फासले पर भी होता है। वो क्रश्ड है, वो सिर्फ ज़रर पहुंचाता है। हेलवा राहदारी की चलती उस एक सफ़ेद बत्ती तले आकर रुक गया था। शिकारी आंखें सामने आई। नवीद ने घबरा कर निगाहें फेर ली थी, लेकिन साथ खड़ी शैला उसी जानिब देख रही थी। आंखें नीचे करो, नजरें मत मिलाओ। एक दफ़ा तुमने उससे नजरें मिलाई तो वो तुम्हें ताहयात नहीं भूलेगा। नवीद, लेकिन कैमरा, वो कैमरों में देख जा सकता है। हम दोनों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरा बच्चा बीमार है, मैं इस नौकरी को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। वो उसी जानिब देखती कह रही थी। कुछ उसकी रगों में भी सनसना कर दौड़ा था। सब्ज आंखें बहुत बेतासुर थी। शरा की रीढ़ की हड्डी में जाने क्यों झंझनाई थी। नवीद का तनफ्फुस तेज था और सर झुका हुआ था। उसे ब्लाइंड स्पॉट का इल्म है, वो नहीं पकड़ा जा सकता। और फिर उसी के साथ वो पोछा एक जानिब फेंकता शैला को तकरीबन घसीटते हुए राहदारी की दूसरी तरफ ले जा रहा था। आंखें हत्तल मकदूर झुका रखी थी। वो जानता था कि उसे नजरें मिलाना पत्थर हो जाने के मुतरादिफ होता है। वो उससे नजरें मिलाए बगैर शैला को लिए
जब राहदारी से गायब हुआ तो अरब ने गहरा सांस लिया। बादामी आंखें यूं ही याद आई थी। वह खौफ आंखें सिर्फ वही तो थी जो उससे बिना किसी खौफ को देखती थी, देख सकती थी। उसे याद करते ही उसके लबों पर एक मगमून सी मुस्कुराहट उभरी आई थी। फिर सर झटक कर वो एक कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा धकेला। अंदर नीम अंधेरा था। सफेद बिस्तर पर एक पिस्ता कट शख्स दराज था। उसका चेहरा और सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ा, दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। उसी पल शम्स ने आंखें खोली थी और फिर अगले ही पल उसकी जान पूरी कुव्वत से कदमों के रास्ते निकलने लगी थी। नीम अंधेर कमरे में उसके सर पर किसी अफरेद की मानिंद खड़ा वो उसका पूरा वजूद जमा गया था। फिर बिना कुछ कहे सामने लगे सोफे पर जा बैठा। शम्स का सांस सीने में ही अटक रहा था। उसने टांगे सामने फैला ली। दाएं जानिब मौजूद खिड़की को चेहरा मोड़ कर देखने लगा। एक दफा पूछूंगा सिर्फ। ठंडी मध्यम आवाज उठी। मालिक की बेटी के साथ ऐसा करने का हुक्म बराह रास्त किसने जारी किया था? कुछ पल कमरे में सन्नाटा छाया रहा। कौन था वो? बीप बीप मशीन की करिया आवाज। शम्स का जवाब नदारत। मैं जानता हूँ, वो लंदन कॉन्फ्रेंस में शरीक वाइट कॉलर्स में से एक था, उसने कहा था। कुछ पल बाद शम्स के ठहरी हुई खराब गले से ऐसी आवाज उभरी थी। लंदन कॉन्फ्रेंस में महज 4 वाइट कॉलर्स शरीक थे और जिसने तुम्हारे जत्थे में नकब जानी की वो वहाँ नहीं था। उसने खिड़की की जानिब से चेहरा आहिस्ता से फेरा। आंखों में सवाल सा उभरा। तुमने उसे कभी नहीं देखा? किसी ने उसे कभी नहीं देखा। कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। कोई नहीं जानता उसके पोर्वों पर फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं। किसी को भी नहीं मालूम उसके चेहरे के नकुश कैसे हैं। तुम उसे नहीं जानते। तुम उसकी पहचान नहीं रखते। तुम उससे हमेशा एक कदम पीछे रहे हो वेलू था। शायद तुम में और इसमें महज उस एक कदम का ही फर्क है। हॉस्पिटल का मटियाले रंग की दीवारों वाला कमरा दम साधे खड़ा था। खिड़की के पार कतरा कतरा बहती रात में स्याही घुल रही थी। उसका मकसद क्या था? क्यों खत्म किया उसने हमारा क्लेम? मुझे उसका मोटिव बताओ, मकसद बताओ मुझे उसका, उसने पूछा। आवाज अब भी मध्यम थी, लेकिन कुछ था ऐसा उसमें कि बिस्तर पर दराज शम्स के जिस्म में सर से पैर तक एक लहर गुजरी थी। उसने तुम्हारा क्लेम नहीं खत्म किया वेलू था। उसने महज तुम्हें खत्म करने की कोशिश में तुम्हारा क्लेम खत्म किया है। वो तुम्हें कुर्बान करना चाहता था। उसकी मबूल सी बातों पर आंखें सुकड़ कर वो उठ खड़ा हुआ था। क्या तुम जानते हो मालिक के कारोबार कानूनी तौर पर चलाने की तजवीज़ किसने दी थी? वो ठहरा। कुछ छुपा था उसकी रगों में। शम्स के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। बार बार खुश्क हलक को वो थूक निगल कर तर करने की कोशिश करता था। उस एक वाइट कॉलर ने, जो उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था, आसमान से कोई तारा सा टूटकर जमीन पर पूरी कुव्वत से आ गिरा था। वो एक बहुत गहरा और अंधा सा जाल था, एक जानदार ट्रैप, जिसके बाद मालिक का जवाल एक यकीनी अमर था। उसने पहले मालिक से बतौर एक दूसरे माफिया ग्रुप के ताल्लुकात इस्तवार किए, उसे एतमाद में लिया, उसे अपना कारोबार लीगलाइज करने की तजवीज़ दी और उस सारे अरसे में ये मालूमात तुमसे मख्फी रखने का हुक्म दिया। मालिक नहीं महसूस कर सका, लेकिन तुम उसकी आसपास फैली फरेब की बू को सूंघ चुके थे। वो लम्हे भर को ठहरा, गहरे गहरे सांस लिए। तुम महसूस कर चुके थे जब भी तुम्हें मालिक के ऐसे कदम उठाने पर एतराज था। वो बस एक तक बिस्तर पर दराज उस ढांचे जैसे पुस्त वजूद को देखे जा रहा था। दिल डूब कर उभरा था। लगता था मालिक को चंद लम्हात पहले ही खोया हो। दुनिया में मौजूद तमाम माफिया रिंग को मालिक के खिलाफ वर्गलाकर उसने ऐसा जाल बुना कि तुम जैसा मोहतात और नेरक आदमी भी उस तक रसाई हासिल न कर सका। जानते हो, जर्मन्स को तुम्हारे क्लेम से कोई मसला नहीं था। वाइट कॉलर ने अपने चंद बंदों को भेजकर उनके पसमानदा गिरोह को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, जिसके नतीजे में तुम्हें उनके सरगना को मंजरे आम से गायब करना पड़ा। और उसके नतीजे कुछ यूं हुआ कि जर्मन्स तुम्हारे पीछे भूखे कुत्तों की मानिंद पड़ गए। वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। यही चाहता था वो, तुम्हें जेल भेजना, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द होते हुए वो मालिक को बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो ठहरा जैसे थक गया हो। उसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन अगर वो जुबान रोक लेता तो वेलू था उसकी सांसें रोक देता। उसे जिंदा रहने के लिए बोलना था। जर्मन से पंगा लेकर जेल में पनाह हासिल करने तक के सफर में तुम्हें महज ये एहसास होता रहा
कि ये सब तुम्हारा लाहिला अम्र था, लेकिन नहीं, ये उसका दिया गया लाहिला अम्र था, वेलू था। तुम उसकी बिसात पर मौजूद एक मोहरा थे। मैंने कहा था, तुम हमेशा उससे एक कदम पीछे थे, तुम हमेशा उससे एक कदम पीछे रहे हो। वो शैतान है, लोगों में मशहूर के उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है, लेकिन उसका एक काम अभी रहता है, जिसके बाद वो वाकई अमर हो जाएगा। वो ठहरा, अरब की हंटर आइज में गुलाबी रगें उभर आई थी। तनफ्फुस तेज था, सीने में लगता था जैसा कोई आलाव सा देख रहा हो। मुझे उसका वो काम नहीं मालूम। किसे मालूम है फिर? उसकी आवाज़ गुर्राहट की सूरत निकल रही थी। वो वही अस्तादा था। नायबजादे को कसाई है, वो जानवरों और इंसानों दोनों को ज़बा कर देता है। उसे वो काम मालूम है जो वाइट कॉलर ने अभी करना है, जिसके बाद वो वाकई अमर हो जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम उस काम को पूरा करने में एक अहम मोहरा साबित होंगे, और वो जल्दी या बदेर तुम तक आएगा। वेलू था, तुम वापस पलट जाओ, जहाँ से आए थे वहीं। गिरा जहाँ से लगती है वहीं से खुलती है। अपने क्लेम की हिफाजत करो। वो तुम्हारा एक जत्था तबाह कर चुका है, वो तुम्हारा दूसरा जत्था तबाह करना चाहता है। तुम्हारा आबाई क्लेम, जो आने वाले वक्त में कभी तुम्हारे लिए माउंट साबित हो सकता है। वो दरवाजा धकेलने के लिए पलटा। आंखों के आगे सुर्ख सी धुंध छा रही थी। उसने सर झटका। वजूद में सख्ती थी, कहर सा कहर था। पीछे हॉस्पिटल के बिस्तर पर खून फैला हुआ था। शम्स का मुंह खुला था और गोली उसके हलक में आर पार हुई थी। बीप बीप करती मशीन समेत सफेद बिस्तर पर खून ही खून लगा था। वो आगे बढ़ा, कार की अगली नशिस्त का दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर बैठा, फिर गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया। उसे अभी किसी से मिलना था। वो घर चली आई थी और तब से अपने कमरे में बंद थी। रजिया ने उसका खाना भी उसके कमरे में ला कर दिया था। अब वो नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर यूं ही बैठी थी। उसकी मखमली मेहराबों पर उंगली फेर रही थी। कमरे में महज एक जर्द लैंप रोशन था। फिर उसने चेहरा फेर कर देखा। खिड़की खुली थी और उस पर लटका पर्दा हवा में हौले हौले हिल रहा था। वो अब खिड़की को बंद नहीं किया करती थी। एक आस, एक उम्मीद सी थी उसे। खिड़की से निगाह फिसल कर बेड के उस जानिब गई जहाँ वो कभी टांगे फैलाए बैठा था। उसने गहरा सांस लेकर आंखें बंद की और फिर दुआ के लिए हाथ फैलाए। चंद पल ज़ेरे लब दुआ मांगकर वो उठ खड़ी हुई थी। 3 दिन बाद बैरिस्टर आसिफ के घर जाना था। वो सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन ख्यालात वहीं भटकने लगते थे। जहन से तमाम ख्यालात झटक कर वो स्टडी टेबल तक आई और फिर कुर्सी खींच कर बैठी। साथ रखी किताबें खोल ली। अगले हफ्ते से उसके इम्तिहानात थे। उसे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए थी ताकि पास हो सके। अगले कई लम्हात खुले, बालों को कमर पर डाले, वो हाथ में कलम लिए गर्दन तिरछी किए लिख रही थी। फिर चेहरा उठाया तो सामने रखी एक असाइनमेंट की कॉपी देखकर ठहर गई। यकलक थी जहन के निहा खाने में। जरवली का सफ़ेद कुर्ते शलवार में ऊंचा सरापा याद आया था। मैंने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। कितनी बुरी बात है। अगली दफ़ा मिलेंगे तो ज़रूर याद से थैंक्स कहूँगी। क्या सोचते होंगे लाला भी, जरा सी भी कटेसी नहीं है इस लड़की में। खोला को भी लाला वाला सीन नहीं बताया। खैर, बताने के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी बातें थी। सर झटक कर वो फिर से लिखने लगी थी। इसी पल दूसरी जानिब जरवली नहाकर ताज़ा दम होता जीने उतर कर नीचे चला आया था। उसकी पेशी थी खैबर के सामने। स्टडी के दरवाजे के पार ठहर कर उसने गहरा सांस लिया और फिर अंदर चला आया। अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बरक्स था। गांव के 3 मुअज़्ज़िज़ अफराद ताने चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। वह उन्हें संजीदगी से देखता। मुकाबिल रखे सोफे पर आ बैठा था। खैबर खुंकार कर सीधे हो बैठे, फिर हाथ से सामने बराजमान अफराद की जानिब इशारा किया। इन्हें तुम्हारे एक अमल पर कड़ा एतराज़ है। बात का आगाज़ किया तो उसने सर असर लिए बगैर उन सब की जानिब देखा। कैसा एतराज़? तुम गांव के बच्चियों के लिए तालीमी इदारे खोल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसकी इजाज़त से तुमने ऐसा कदम उठाया है, वो भी बिना किसी मुशावरत के? ओसामा मुश्ताक, जो उस गांव का सबसे मुअज़्ज़िज़ और बाअशरफ शख्स माना जाता था, ने बात मज़ीद बढ़ाई। जरवली की पेशानी पर शिकने आलूद हुई थी। पीछे होकर बैठा, सीधा उसकी आंखों में देखा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं आपसे इजाज़त नहीं लेता किसी भी कदम को उठाने से पहले। फिर ऐसा घामड़ एतराज़ क्यों? अल्फाज का दुरुस्त चुनाव करो लड़के। ओसामा के साथ बैठे आली मियार खान ने भी उसे मुतनबा किया था। वो बज़ाहिर मुतासिर होकर गर्दन हिलाने लगा। आज खैबर के आसपास खिलाफ तवक्का शेर मौजूद नहीं था। आपसे किसने कहा कि मैंने ये काम मुशावरत के बगैर किया है? बस इस मुशावरत में आप शामिल नहीं थे, लेकिन बाहमी मुशावरत से ही ये फैसला किया गया है। जहाँ तक रहा ताल्लुक बच्चों के लिए,
तालीमी इदारे का आगाज करने का, तो मैं आपके इल्म मुबारक में इजाफा करता चलूं कि वो ना तो शरन ममनू है और न ही कानूनन। आपका मुतरफ होना मेरी समझ से बालातर है। क्या आप वजाहत करना पसंद करेंगे कि क्यों आपको इस बेजरर सी पेश कदमी पर इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? खैबर ने मामूम सी मुस्कुराहट के साथ चेहरा झुका लिया था। जरवली के अल्फाज का जखीरा न तमाम होने वाला था। वो ऐसे ही मध्यम अल्फाज में भिगो भिगो कर आगे वाले को मारा करता था। जब वो अपने बाप को नहीं छोड़ता था तो मुकाबिल बैठे अफराद उसके सामने थे ही क्या? ओसामा, अलीम और साथ बैठे एक और साहब ने पेचो ताप खाकर उसे देखा था। हम बच्चों की तालीम के खिलाफ हैं। पहली बात, मैं आपकी इख्तलाफ राय का बोझ उठाने वाली कठपुतली नहीं हूँ। ओसामा ने बदिक्कत जुबान पर आती कोई गाली रोकी थी। उसका ठंडा बागी अंदाज उसे हमेशा नापसंद रहा था, लेकिन जरवली को क्या फर्क पड़ता था? बकौल हारूत के वो तो आधी से ज्यादा दुनिया को नाकाबिल बर्दाश्त था। बच्चों की तालीम हमारे निज़ाम में के लिए इक़दाम बगावत है। शहर में मौजूद तालीम याफ्ता औरतों की तरह हम अपनी बच्चियों को आज़ाद ख्याल और बेहया नहीं बना सकते। हम अपनी औरतों पर कवाम हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारे शानों पर है और हम इस जिम्मेदारी में तुम्हारी जानिब से डाला गया रखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस गांव की जमीन पर बच्चियों के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं खोला जा सकता। सख्ती से कहा गया, गोया हुक्म सादिर किया गया। वो उसकी आंखों में अपनी ठंडी आंखें गाड़े हुए था। फिर हल्का सा मुस्कुराया। गर्दन हल्की सी एक जानिब ढलकाई, सोफे की पुष्ट पर हाथ लंबा करके फैलाया। बेहयाई की बात आपकी मुझसे कुछ अच्छी नहीं लगती ओसामा साहब। जो मर्द अपनी शादियों में स्टेज पर नाचती नीम आरिया लिबास में लड़की के बेहुदा रक्स से लुत्फ अंदोज होते हैं, उन्हें बेहयाई पर कम से कम दर्द देते हुए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजहब की जानिब से दिए गए औरतों की विरासती हक पर गासिब होते हुए आपको बच्चों की भलाई का ख्याल नहीं आता? या शायद वो महसूस सा मुस्कुराता सीधा हो बैठा था। आप खौफजदा हैं। अगर इन बच्चों की तालीम के जरिए अपने हकूक का इल्म हुआ तो आगे जाकर आपके लिए बिलखसूस मसला खड़ा हो सकता है। ये एतराज आपको तब क्यों याद नहीं आया जब आप सरहद पार से खूबसूरत बच्चियों का सौदा कर रहे थे? गोया वो कोई अशिया खरीदो फरोख्त हो और आप कोई व्यापार जो उनका दाम तय करके उन्हें अपनी मिल्कियत बना रहे होते हैं। मुस्कुराहट गायब हो गई थी। एक कटीली सी निगाह डाल दी थी उसने उन तीनों पर। ओसामा अलीम को सांप सूंघ गया था। क्या तुम हमसे दुश्मनियां मोल रहे हो? सोच लो, घाटे का सौदा है। अलीम ने गोया उसे डराने की कोशिश की थी। गलत कोशिश की थी। वो हंस दिया। एक पश्तून को दुश्मनी से डरा रहे हो आप? ये तो ऐसे हुआ गोया शेर को शिकार से डरा रहे हो। लेकिन एक बात आप जानने बेहद जरूरी है अलीम यार खान साहब, के शेर की फितरत शिकार करना है। वो गिद्धों की मानिंद मुर्दा नहीं खाता। आराम से कहा था। हल्की कतई आंखों में गहरी काटती लहजे में बर्फ सी तपिश थी। ओसामा के वजूद से उठती आग के लपटों पर वो मुश्किल काबू पाया था। फिर सामने टेबल पर पिस्तौल रखा, थोड़ी गुरूर से ऊंची करके उसे चुनौती देती आंखों से देखा। उसने आबरू उठाकर महजूज से अंदाज में पहले उस पिस्तौल को देखा और फिर सामने बैठे ओसामा को। क्या ये आगाज़ जंग है? हमें गिद्ध कहने का अंजाम तुम जानते नहीं हो शायद। हर शय का इख्तितामी अंजाम मौत है और मुझे इससे डर नहीं लगता। ज्यादा एतमाद की वजह से बेमौत मारे जाओगे तुम जरवली। इतनी बड़ी जवानी में तुम्हें मारता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। अलीम के साथ बैठे शख्स ने टांग से टांग उतार कर कहा था। आपकी तारीफ? माथे पर बल डालकर जरा मासूमियत से पूछा तो खैबर ने मोहम सी मुस्कुराहट वाला चेहरा ऊंचा करके उस शख्स को देखा जिससे जरवली मुखातिब था। वो जाने क्यों लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अली अकबर, उसने चबा कर कहा। मैं सिर्फ उनसे डरता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ अकबर साहब। मैं आपको नहीं जानता, इसलिए आप दरमियान में मत बोले। रही बात तालीमी इदारे की तो उसका जल्द आगाज हो जाएगा। मुझे आप लोगों के मुतारिज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे खिलाफ जाना है, जाएं। आपने मेरे खिलाफ पर्चा कटवाना है, कटवाएं। आपने किसी स्नाइपर राइफल वाले को मुझे कत्ल करने के लिए हायर करना है, करें। ना 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 ना, ये गन मत उठाएं। मैं अपने घर की चार दीवारी में बंदूक नहीं उठाया था, ना किसी को उसकी इजाजत देता हूँ। ओसामा का पिस्तौल की जानिब बढ़ता हाथ देखकर उसने तरशी से उसे तंबीह की थी। उसका बढ़ता हाथ रुक गया था। जरवली की निगाहों में मौजूद पथरीला सा तासुर था कि वो चाह कर भी पिस्तौल नहीं उठा पाया था। और अभी जो कि आप मेरे मेहमान हैं,
اس لیے میں آپ کے ساتھ بہت ہی عزت و اکرام سے پیش آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی تقریب مجھ پر ملزوم ہے، لیکن جو ہی آپ اس ڈیرے کی چار دیواری کو پار کریں گے تو آپ کی تقریب میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ اس نے حرف آخر کی معنی سر ہلا کر کہا تو سب سے پہلے علیم اٹھا، پھر اسامہ، ساتھ ہی جھٹکے سے پستول اٹھایا اور ایک قہر آلود نگاہ سامنے بیٹھے خیبر اور اس کے سپوت پر ڈالی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا زرولی، اکبر نے انگلی اٹھا کر کہا۔ شوق سے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ گردن البتہ نہیں جھکائی۔ علاقے کا سب سے طاقتور جاگیردار تو وہ بھی تھا، گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی۔ وہ جا چکے تھے تو اس نے گہرا سانس لے کر خیبر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آج اپنی عادت کے برخلاف متبسم تھے۔ شیر لالا کہاں ہے؟ گیا ہوا ہے ہفتہ وار دورے پر۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ میرے کام وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آنکھیں سکیڑی جیسا انہیں جانچا۔ تم کچھ دن زمین سے دور رہو۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بس منع کروں تو مان جایا کرو۔ اس نے بھی عادت کے برخلاف سر ہلایا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ خیبر نے اس سے تعلیمی ادارے کے لیے بہت پہلے بہت بحث کر لی تھی۔ جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہفتہ وار زمینی دورے پر انہوں نے اس کے بجائے شیر کو بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زرولی کا فیروز شاہ سے سامنا ہو۔ اسٹڈی سے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب ہارون تھا۔ کہو کیسا فون کیا؟ لیکن اس کے اگلے الفاظ پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ بے یقینی سی بے یقینی میں ڈال گئے تھے۔ اسے دوسری جانب وہ فون پر کہہ رہا تھا، بہرام زولا کی شادی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ زرولی، مجھے کچھ دیر پہلے کھولا نے بتایا۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا، بہت حد تک حیرت پر قابو پا لیا تھا۔ کب اور کس کے ساتھ؟ ٹھہر کر پوچھا۔ چہرہ بدل گیا تھا۔ کچھ پتا نہیں، کسی بیرشٹر کا بیٹا ہے وہ۔ دوسری جانب وہ قدر فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ وہ جو کچھ دیر قبل محظوظ ہو کر اثر لیے بغیر سب کو الفاظ سے تباہ کر دینے کی در پہ تھا، اس سمے بے حد خاموش سے تفکر میں گر گیا تھا۔ پھر اوپر سینوں کی جانب بڑھ آیا۔ یکدم ہی سارے جذبات بدل کر دہک اٹھے تھے۔ وہ ایک گوشت خانہ تھا۔ یہاں سے گوشت بڑے پیمانے پر فروخت کیا جاتا تھا۔ طویل سے گوشت خانے میں آمنے سامنے اونچی فصیلیں بنی تھی، جس پر درمیان میں ایک لکڑی کا گٹکا رکھا ہوا تھا اور اوپر موجود زنگ آلود لوہے کی لمبی روڈز پر بنا کسی کھال کے گائے، بکرے، دمبے کے بھاری بھرکم وجود لٹک کے جھول رہے تھے۔ وہ شاید تازہ ذبح کیے گئے تھے، اس لیے ان کے سر کے مقام سے سر جدا ہونے کے باوجود بھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ گٹکوں پر بگدے، تیز دھار گوشت کا کاٹنے والے چھرے، کھال اتارنے والا مخصوص پھل اور کئی قسم کے خطرناک اوزار رکھے تھے۔ وہاں رات کے اس سمے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ محض ایک گٹکی کے سامنے فیصل پر بیٹھا نائب موجود تھا، جو گوشت کاٹ رہا تھا۔ بگدے کی مکرواں آواز پورے گوشت خانے میں گونج کر پلٹ رہی تھی۔ دھک دھک دھک۔ اگلے پل اس کا چلتا بگدہ رک گیا۔ وہ گیندے کی مانند بھاری بھرکم تھا، گردن نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا گویا کسی نے دھڑ پر بڑا سا سر رکھ دیا ہو۔ بال پیشانی پر پسینے کے پاس چپکے تھے اور گلے میں ایک عدد تعویذ لٹک رہا تھا۔ لباس پر جا بجا خون لگا تھا۔ سانپ جیسی آنکھوں سے اطراف پر ایک گہری نظر ڈال کر چند پل ہر جانب سکوت رہا اور پھر سے بگدہ چلاتا پائے کی ہڈی الگ کر رہا تھا۔ پوری قوت سے بگدہ ہڈی پر لگا تھا۔ وہ عجیب سی چٹک کی آواز کے ساتھ الگ ہوا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر رک چکا تھا، کیونکہ کوئی تھا جو اس طویل سے گوشت کھانے کے اختتام پر موجود تھا۔ اس کے نتنوں سے خون، گوشت اور لاشوں کی شدید ناگوار بو ٹک رہی تھی، لیکن وہ بے تاثر سا آگے بڑھ رہا آیا۔ گٹکے سے بنا دیکھے بگدہ اچکا اور اس سے پہلے کہ نائب کچھ سمجھ پاتا، اس نے اس کا ہاتھ پھرتی سے روک کر اس کی انگلیوں پر تیز تار بگدہ رکھ دیا تھا۔ یہاں وہ پشو پیش کرتا، یہاں ویلو تھا اس کی انگلیاں الگ کر دیتا، لیکن نائب نے اپنا بھاری بھرکم سا سر اس کے سر کے ساتھ پوری قوت سے دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر توازن کھوتا پیچھے ہوا اور پھر یہی مہلت کافی تھی۔ نائب اپنی جگہ سے کود کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اب ان دونوں کے ہاتھوں میں بگدے تھے اور وہ اتنی تیز تھے کہ ہلکے سے غفلت پر گوشت میں اتر جاتے۔ نائب آگے بڑھا اور اسے گویا بیچ سے کاٹ دینے کے لیے ہاتھ گھمایا۔ وہ پھرتی سے پیچھے ہوا تھا
उसका अगला वार उससे भी ज्यादा तेज था। वो बर्क रफ्तारी से दाएं बाएं आगे पीछे और अपना बचाव कर रहा था। एक जगह नाइब ने बुगदा ऐसे घुमाया गोया उसका सर तन से जुदा कर देना चाहता हो। वो पीछे हुआ, कमर के बल बिल्कुल पीछे। फिजा में तेज धार फल चलने की अजीब सी आवाज आ रही थी। वो तेजी से सीधा हुआ और फिर फैसल पर कूद कर चढ़ा। फिर तेजी से रोड पर लटक कर घूमते हुए 2 जोरदार लात नाइब के सीने पर मारी थी। वो लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा था। हाथ से बुगदा भी छूट पीछे जा गिरा था। उसने गुटके पर अटकी एक तेज धार छुरी खींची और अगले ही पल नाइब के पैर की उंगलियों में घोंप दी थी। एक बिलबिलाती इंसानी करा बुलंद हुई थी। उसने उसी तेजी से छुरी गोश्त से खींचकर निकाली तो खून समेत नाइब की दिलरोज चीख बुलंद हुई थी। खून के चींटे उड़कर उसके रुखसार पर आ लगे थे। वो अब नाइब को बालों से खींचकर सीधा कर रहा था। उसने आंखें खोली लेकिन फिर बंद नहीं कर सका। उसकी आंख से 2 इंच के फासले पर छुरी की तेज नोक थी। उसका सांस ऊपर था। लब खौफ सवार थे, हालत मुतगैर लगती थे। व्हाइट कॉलर का कौन सा आखिरी काम है जो अब तक नहीं हुआ? बोला तो आवाज बेलचक थी, जिंदगी से खाली, रगों में बेहतर खून की जमा देने वाली। कुर्बानी कुर्बानी। वो एक ही लफ्ज दोहरा रहा था, साथ ही दोहरा भी हुआ जा रहा था। किसकी कुर्बानी? उसने गुर्रा कर पूछा था। आंखों में खून उतर हुआ था, पेशानी पर पसीना था और कनपट्टी से पसीने की बूंदें फिसलती नायब पर गिर रही थी। सब्ज रंग आंखों वाले लड़के की खून की कुर्बानी, देव हैकल वेलिथा की कुर्बानी। जो भी उस कुर्बानी के दरमियान आएगा वो कुर्बान कर दिया जाएगा। क्यों चाहिए उस लड़के की कुर्बानी? उसकी आवाज गुस्से से कपकपा रही थी। रीत सा था जो रगों में खून की जगह लावा बनकर दौड़ रहा था। कई सालों पहले एक पेशगोई की गई थी उस बच्चे के हवाले से कि वो मलून है, पैदाइश से लेकर मौत तक। उसकी आंखें सब्ज थीं और वजूद आम लड़कों से निस्बत बड़ा था। वो आम नहीं था, वो मिन्नतों से पैदा होने वाला लड़का था। उसका खून शैतान की परस्तिश करने वालों के यहाँ अजीम का हामिल था। उसकी कुर्बानी उस व्हाइट कॉलर को हुक्मरान बना देगी। उसकी कुर्बानी शैतान से मायदा का एक आखिरी मरहला थी। वो भी शम्स की मानी थी, गिर करते हरक से कहता जा रहा था। उसकी आंखों में उतरा खून गहरा सुर्ख होने लगा था। मेरी माँ को क्यों मारा, फिर क्यों कत्ल किया उन्हें? वो चीखा किसी अफरीद की मानिंद। हर वो शख्स जो तुम्हारे और उसके दरमियान आएगा उसे कुर्बान होना पड़ेगा। तुम इस साल पैदा होने वाले उस लड़के की मानिंद थे जिसे कत्ल आम में कत्ल करने का हुक्म था, लेकिन तुम फिर भी बच गए जैसे वो लड़का बच गया था। अपने आबाई जुत्ते की जानी पलट जाओ वेलू था। उन्हें बचाओ। जिंदा रहने वाला बच्चा शैतान की परस्तिश करने वालों के तहत खा जाता है, उसकी सल्तनत निकल लेता है, उसकी हुकूमत जब्त कर लेता है। तुम हो वो या फिर तुम्हारा भाई जो रखवाला है तुम्हारा। उसे लगा उसका वजूद भीग रहा है। जब वो उठा तो गोश्त खाना इंसानी चीखों से गूंज रहा था। नायब की दाईं आंख में वो तेजदार छुरी खुपी हुई थी और वो तकलीफ से दोहरा हुआ चीख रहा था। वो बाहर चला आया। उसके कदम लर्जिश का शिकार थे। वो भीग रहा था। उसे लगा उसके बाल, हाथ, पाँव सब कुछ भीगता जा रहा है। यकायक ही वो सड़क पर घुटनों के बल बैठा सुर्ख धुंध के पार कुछ लहरा रहा था। उसके सामने एक बाथटब था। उसका पानी सुर्ख था। सतह से एक जनाना सफेद हाथ बाहर था। उसका नलका चल रहा था। हर जानिब खून था, हर जानिब पानी था, सुर्ख पानी। वो बाथरूम के दरवाजे में ऐस्तादा था। सफेद टाइल्स पर उसके कदम गोया जम कर रह गए थे। उसने देखा कि बाथटब की सतह से सुर्ख पानी उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। कुछ पल बाद वो पानी उसके पैरों को भिगोने लगा। उसमें हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। उसमें सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। वो जैसे उस दरवाजे में मुंजमद हो गया था। धीरे धीरे उसे लगा वो खून आलूदा पानी अब उसके पूरे वजूद को भिगोता जा रहा है। बाथटब में मौजूद उस औरत का चेहरा पानी के अंदर था। खून हनूज निकलता पानी में घुलता जा रहा था। बाथरूम के दरवाजे में ऐस्तादा आर्क के पीछे एक वजूद आ खड़ा हुआ। वो उससे कद में 1 इंच छोटा था। उन दोनों के दरमियान 1 साल का फर्क था। अरब 13 साल का था। उसके पीछे खड़ा जरा कमजोर सा लड़का 12 साल का था। वो उसकी मानिंद अपनी माँ को वजूद देखकर जमा नहीं था, बल्कि वो चीख कर बाहर की जाने भागा था। पूरे घर में उसकी दिलरोज चीख गूंजी रही थी। वो अपने बाल नोचता बाहर की जाने भाग रहा था, तेज, बहुत तेज, इतना तेज कि वो घर से बाहर सड़क पर आ निकला था। बरहाना कदम, आंसू से भीगा चेहरा, चीखता वजूद। गहरी रात में ऐन सड़क के दरमियान वो खड़ा था।
کہ यकायक सामने से आती कार की हेडलाइट्स की तेज चुभती रोशनी में उसका सर चकरा कर रह गया था। वो हेडलाइट्स इतनी ताकतवर थी कि उसकी बसारत के आर पार एक सुराख सा कर गई थी। वो अगले ही पल चकराता सड़क पर होश खोता गिर गया था। वो पीछे अब तक जमा हुआ था, पानी उसे भिगो रहा था। सुर्ख धुंध गायब हुई तो सड़क पर घुटनों के बल बैठे अरब ने सांस लिया। पीटीएसडी पूरी शिद्दत से उस पर हमलावर हुआ था। उसने कपकपाते कदमों से उठने की कोशिश की। उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था। वो शहरी का कातिल ढूंढने निकला था, लेकिन जो उसे मिला था वो उससे कहीं ज्यादा भयानक और अंधेरा था। फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वो बमुश्किल सांस लेता आगे बढ़ रहा था। उसे याद था कि कैसे उसने आगे बढ़कर अपनी माँ का दुबला पतला सा वजूद उस बार तब से दोनों हाथों में उठाकर बाहर निकाला था। वो 13 साल था, मजबूत, अपनी उम्र के तनासिब से दराज कद। वो जमे जबड़ों के साथ अपनी माँ का भीगा हुआ वजूद उठा रहा था। उनके जिस्म में 33 दफा चुराव हो पा गया था। उसकी आंख से आंसू नहीं टपका। वो उन्हें गोद में लिए अब नंगे पैर से बाहर निकल रहा था। सब कुछ उनके साथ उसके अंदर उस दिन जैसे खत्म हो गया था। पानी की बेरहम सुर्ख लहरों ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा था। वो हर रात खुद का वजूद उसमें भीगा महसूस करता था। उसे लगता था पानी उसके मुंह और नाक के जरिए अंदर उतर गया है और अब उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। सड़क पर चलते वजूद ने उस रात फिर से खुद को भीगा महसूस किया था, लेकिन आज अज़ियत मुख्तलिफ थी। आगाही आज़ाब हुआ करती है। उसे आज़ाब का आगाज हो चुका था। अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए थे। आज मतलब साफ था। आसमान पर बादल न होने के बराबर थे। सूरज की तपिश गहरी थी। सुबह तुलू हुई, सोने जैसी। दोपहर चढ़ी और ढलकर शाम को सुर्खी में मुद्गम हुई। वो मुस्तकिल 2 दिनों से पढ़ाई में मसरूफ रही थी। कल इम्तिहानात का दिन था, लेकिन उससे ज्यादा कड़े इम्तिहान का दिन आज था। आज वो रात के खाने पर मधु थी। उसने गहरा सांस लेकर तंग पड़ते सीने को जरा बहाल करने की कोशिश की थी, फिर उठ खड़ी हुई थी। मगरिब की नमाज अदा की। बेड पर सलीके से इस्त्री शुदा लिबास रखा था। उसने एक नज़र उन कपड़ों को देखा और फिर नमाज से फारिग होने के बाद वो वक्त ज़ाया किए बगैर तैयार होने लगी। उसका लिबास गहरे नीले रंग का था, सिल्क का रॉयल ब्लू लिबास मुकम्मल तौर पर सादगी का अंसर लिए हुए था। बस बोट नेक पर सफ़ेद मोतियों का बारीक काम झिलमिला रहा था। उसके साथ ऑर्गेन्जा का खूबसूरत दुपट्टा था। लिबास तब्दील किए वो अब आईने के सामने खड़ी कानों में सफ़ेद स्टोन्स नुमा स्टेट्स पहन रही थी। चेहरे पर हल्का फुल्का सिंगार था। बीच की मांग निकालकर बाल खुले होकर कमर पर पड़े थे। फिर बेड के साथ रखे सफ़ेद काम वाली खुद पहनने लगी। मोबाइल हाथ में लिया। यूं ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर अंगूठे से फहरिस्त नीचे की। पिछले 3 दिनों में वो ये काम दिन में कई बार किया करती थी। एक जगह जाकर उसका हरकत करता मैनिक्योर्ड अंगूठा ठहर जाता था। उसने अपना नाम वी से महफूज कर रखा था। वो चंद पल उसे यासियत से देखे गई, फिर एक नज़र उठाकर सामने सिंगार आईने में झिलमिल करते अपने अक्स को देखा। आंखों में कर्ब सा उभरा, हलक में बहुत से आंसू आए। वो ऐसे सिर्फ उसके लिए तैयार होना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे किसी और के लिए तैयार होने पर मजबूर कर दी गई थी। उसने पलकों की बाड़ पर उभरती नमी को उंगली से साफ किया था, फिर से खाम ज़दा सी सांस अंदर खींची। चंद पल गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ये सब कहना आसान था, ये सब करना मुश्किल था। यकलखती कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने चेहरा बदिकट मुस्कुराहट सजाकर उन्हें देखा था। वहाँ ममानी अस्तादा थी। कीमती मैरून रंग की कमीज शलवार में मलबूस, कानों में डायमंड्स जगमगा रहे थे। बालों का नफीस सा जोड़ा बनाए वो खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर नरमी से मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए माथा चूमा। वो उन्हें असीज थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जोला, तुम्हारे मामू कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकते। मैं तुम्हारे मामले में उन पर आंखें बंद करके एतमाद करती हूँ। वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेंगे। उन्होंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा तो वो हौले से मुस्कुरा दी, फिर सर हिलाया। दिल पर बोझ मजीद गहरा हुआ। मैं खुश नहीं हूँ। इतनी जल्दी खुशी मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं राजी हूँ ममानी। दिल का राजी होना खुश होने से कहीं ज़्यादा अहम है। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बच्चा। कहते ही उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया था। वो भी चुपचाप उनके सीने से चंद पैर के लिए लगी रही थी। फिर उन्होंने उसे अलग करके उसका चेहरा बगौर देखा। उन्हें किसी चीज़ की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ था। आज बहुत सादा से तैयार हुई हो, वैसे बहुत नक्सक से संवारती हो खुद को। इससे ज़्यादा तैयार होना थोड़ा ओवर लग रहा था ममानी। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? साथ ही एक निगाह सिंगार आईने पर भी डाली।
اس के जल्द से पूछने पर जरताज हंसती थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं, तुम जींस टी शर्ट पहने गोलमोल जोड़े में भी प्यारी लगती हो, ऐसे संवर कर प्यारी न लगो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराई, फिर कुछ याद आने पर ठहरी। ममानी, मैंने अंबर भाभी के लिए एक तोहफा लिया है, आप प्लीज उन्हें मेरी तरफ से ये दे दीजिएगा। साथ ही अलमारी की जानी पलटी, अंदर रखा एक अदद सिया सुनहरी सा बैग निकाला, उसमें एक चौकोर डब्बा था। वो यकीनन कीमती सी ज्वेलरी थी। अंबर को ज्वेलरी का शौक था, जरताज जानती थी, लेकिन उन्होंने जोला के ऐसे बेवक्त के तोहफे की समझ नहीं आई थी, इसलिए सवाली नजरों से उसे देखा और फिर उसके हाथ मौजूद ब्रांडेड बैग को। तोहफा क्यों, वो भी ऐसे अचानक? उसने गहरा सांस लिया, फिर उदास सा मुस्कुराई। मैं कुछ दिन पहले खोले के साथ शॉपिंग पर गई थी, वहाँ मुझे ये पसंद आया तो भाभी के लिए ले लिया। वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं अपने और उनके दरमियान फैली इस बिला वजह की खलिश को खत्म करना चाहती हूँ ममानी, वो कह रही थी। लेकिन जरताज के माथे पर बल उभर आए थे। उसे भी कुछ ख्याल होना चाहिए, बगैर किसी वजह के तुम सिर्फ बुगस पाल कर रखती है, वो तुमसे जेलस है जोला। नहीं ममानी, उसने रसान से नफी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है, वो अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, उनका मुझसे जेलस होना नहीं बनता। वो ऐसी किसी भी इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं है, लेकिन जैसा सुभान भाई का रवैया उनके साथ है, उसके बाद वो मुझे खामोखा अपना दुश्मन समझती हैं। उसमें गलती मेरी या उनकी नहीं है ममानी, उसमें गलती सुभान भाई की है। मैं किसी आदमी की वजह से हम औरतों के आपसी ताल्लुकात को मज़ीद खराब नहीं करना चाहती, वो संजीदगी और कदरे कतईयत से कह रही थी। यहाँ जरताज ने गहरा सांस लिया था, वो उसके नुक्ता नज़र को समझ गई थी। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी, तुम उन दोनों की वजह से खुद को कसूरवार समझना छोड़ दो। चलो आओ नीचे, तुम्हारे मामू लॉन्ज में बैठे इंतजार कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं। अंबर अपनी अम्मी के घर गई है, सुभान और तनवीर दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। उसने सर हिला दिया और फिर महज फोन उठाकर बढ़ आई थी। ममानी उजलत में उससे आगे निकल गई थी, वो पीछे रेलिंग पर हाथ रखे कदम कदम नीचे उतर रही थी। डर नहीं लगता आपको मुझसे? उसकी आवाज़ समात में उतरी। वो उसे गलत वक्त पर गलत जगह याद आ रहा था। जीनों पर उसी तरह गुमसुम सा उतरती वो उससे सोचे जा रही थी। उसे मोहब्बत, अपनायत, अकीदत से तकती सब्ज आंखें, हल्की सी मुस्कुराहट, हाथों की नसें, उसकी खामोशी। जीना पार हो चुका था। वो घर का दाखिली दरवाज़ा पार करती बाहर की जाने बढ़ रही थी। नजरों के सामने बुलंद सा अरब घूम रहा था। गाड़ी में बैठने तक उसका दिल शदीद बोझल हो गया था। अगली रिश्तों पर बराजमन ममानी और मामू बातें कर रहे थे। वो पीछे बैठे दुपट्टा एक जानिब कंधे पर डाले बाहर देख रही थी। दिल डूब कर उभर रहा था। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उसका दिल कानों में धक धक कर रहा था और चेहरा किसी कदर सफ़ेद था। अब वो अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल रही थी, फिर उन्हीं सुस्त कदमों से उन दोनों के पीछे बढ़ने लगी। आंखें बार बार छलकने लग रही थी। दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए वो सादा सा हल्की मुस्कुराहट सजाई हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम साकित हुए थे। आंखें पत्थर। मुकाबिल भी उसे देखकर इतना ही चौंका था और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो एहसन आबिद था, बैरिस्टर साहब का बेटा। जोला को लगा गोया घर की छत उसके सर पर आ गई है। रात के इसी पहर एक कोठी में मौजूद अंधेरा काफ़ी गहरा था। अपने कमरे में तारीकी में वो रोकिंग चेयर पर झूल रहा था। चेहरे पर ज़मानों की सख्ती और नफरत थी। फिर हिलती कुर्सी रुक गई। वो अपनी जगह से उठा, आगे बढ़कर उसी अंधेरे में अलमारी का पटवा किया। सामने मौजूद तस्वीर का एल्बम उठाया, फिर उसे बेड पर रखकर खोला। नीम तारीकी में तस्वीर नजर आ रही थी। वो और उसकी मंगेतर स्टेज पर बैठे थे। वो एक एक तस्वीर उलटता दुख से देखता जा रहा था। वो उसकी पहली मोहब्बत थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो मुकाबिल की पहली मोहब्बत था और न ही आखिरी। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी थी। उसने जोरदार आवाज के साथ एल्बम बंद करके उसे उठाकर दूर फेंका था। जरवली, जरवली, इस नाम को दोहराता वो कमरे की हर शय तलपट कर रहा था। तेज था कि रगों से उबल उबल रहा था। किसी तकरीब में फैसले के दौरान उसके मंगेतर ने जरवली को देखा था। उसके बात करने का अंदाज, मुकाबिल को अल्फाज से चित कर देना, कभी कभी बरहमी से आवाज़ का बुलंद हो जाना और कभी कभी धीमे लहजे में सख्त बातें कह जाना। वो उसे देखती ही उसकी असीर हो गई थी। बहुत बार वो उसे अप्रोच भी कर चुकी थी, लेकिन जरवली की जानिब से कोई बढ़ावा ना था। बहुत वक्त बाद उसकी मंगेतर के घर वालों ने उससे उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जरवली के घर भी गए थे, लेकिन न किसी सोचे समझने का वक्त लिए बगैर वहाँ से इनकार हो गया था।
रकाबत की एक शदीद जलन थी जो उसके रगों पे में तब से चिंगारी बनकर दौड़ा करती थी। जरवली के लिए उसके दिल में ऐसा ज्वार भाटा उबल रहा था, गोया वो सारी दुनिया को खाक कर देने के लिए काफी था। उसका वजूद सुलग रहा था, हर रात सुलगता था, लेकिन उसे जरवली को धरने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मगर अब वो अपनी जगह से उठा, फिर खिड़की की जानिब आकर उसका पट खोला। ठंडी हवा ने उसके जलते वजूद को जरा सा सुकून बख्शा था। अब उसे अफरीदियों से मुआहदे की शक्ल में वो मौका मिल गया था। उसने आगे बढ़कर साइड टेबल पर मौजूद पिस्तौल उठाया, फिर उसे खींचकर लोड किया, उसे वापस रख दिया। अब वह एक फ़ोन कॉल मिला रहा था जरवली और उसके खानदान पर एक भयानक हमला करवाने के लिए। उसने उससे उसकी पसंदीदा औरत ली थी, वो उससे उसकी पसंदीदा औरत लेगा, वो उससे उसकी ज़ेरा जान को ले लेगा। वो वहाँ कैसे बैठी, क्या कर रही थी, क्या गुफ्तगू हुई, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आई। एहसन को अपने सामने देखकर उसका जहन माफ हो चुका था। उसने चौंक कर आसपास देखा। मामू और अधेड़ उम्र से जासिम नजर बैरिस्टर साहब लॉन्च के एक सोफे पर बैठे खुशगवारी से बात कर रहे थे। मौजूद शायद सियासत की या फिर कारोबार। दूसरे सोफे पर ममानी और साथ बैठी खुश शक्ल सी खातून शायद एहसन की माँ थी। वो बात बात पर हंसती थी और हर दफा जोला की जानिब इशारा करके उसे गुफ्तगू में शामिल करने की कोशिश करती थी। उसके जमे आसाब अब कुछ कुछ बहाल होने लगे थे। वो भी सर हिलाती उन सब की बातें समझने की बाद रद्द अमल देने की कोशिश कर रही थी। जहन बार बार भटकने लगता था। उसी बेहद बैरिस्टर साहब के बुलाने पर एहसन लॉन्ज में चला आया। उसने क्रीम कलर का कुर्ता पहन रखा था। वो वजिया था, वजिया लग रहा था। जोला बस उसे खाली नजरों से देख रही थी। वो भी उसे सामने देखकर इतना ही हैरान लगता था। अपनी हैरत पर काबू पाकर अब वो बहराम से छोटी छोटी बातें कर रहा था, साथ साथ जोला को भी देख रहा था। कुछ पल बाद पुरतकल्लुफ़ सा डिनर किया गया था। उसने बमुश्किल चलने वाले निकले। खाने की टेबल पर बैठी वो अपनी प्लेट में कांटा इधर उधर कर रही थी जब सरबराही कुर्सी पर बैठे आबिद साहब की निगाह उस पर पड़ी। जोला, आपको फ्राइड राइस नहीं पसंद? उनके पूछने पर टेबल पर कांटे चमचों की उठते लम्हे भर के थम सी गए थे। उसने कदम गड़बड़ाकर चेहरा ऊपर उठाते हुए उन्हें देखा था, फिर जल्दी से नफी में सिर हिलाया। नहीं नहीं अंकल, ये मेरी फेवरेट है। उसकी सटपटाहट पर बहराम ने उसे गहरी नज़रों से देखा था। उसका दिल पल भर को कांपा। फिर आप खा नहीं रही? मुस्कुराकर नरमी से पूछा। वही शातिराना सी नरम मुस्कुराहट जो उनके पेशे से मुंसलिक लोगों का खासा थी। सब एक साथ उसे देखने लगे थे। जी अंकल, मैं ले रही हूँ, बमुश्किल मुस्कुराकर कहा, साथ ही खाने लगी। तो जोला, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? क्या पढ़ती हैं आप? मैं लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में हूँ। फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बस। मुझे रंग, आर्ट और फैशन शोज़ में शिरकत करने का बहुत शौक़ है। नित नए कपड़ों को मुख्तलिफ तरीके से फारिग अवकात में डिज़ाइन करना, किताबें पढ़ना और जर्नलिंग करना मेरी हॉबीज़ हैं। उसने ज़रा लहजे को आत्माद बनाकर नरम सा जवाब दिया था। वो खुश होकर सर हिलाने लगे थे। चंद एक मज़ीद बातें हुई। उसने मुख्तसर लेकिन नरम जवाब दिए थे। फिर सब डाइनिंग हॉल से उठ आए थे। अब रुख बाहर मौजूद दालान की जानिब था। सब चाय का दौर चला। कुर्सी संभाल कर बैठते हुए उसने मुलाजिम के हाथ से चाय ली, लेकिन वो हल्की सी छलक कर उसके दुपट्टा पर गिर गई थी। सर शुक्र के उसकी उंगलियां बच गई थी, नहीं तो गर्म चाय से झुलस जाती। अरे ध्यान से बैठे, आप ऐसा करो, धोकर आ जाओ अंदर वॉशरूम्स। बल्कि एक सेकंड, एहसन एहसन। उसकी माँ उसे आवाज़ें देने लगी थी। वो घबरा गई। एहसन करीब चला आया। बेटे, जोला के कपड़ों पर चाय गिर गई है, तुम उसे ज़रा वॉशरूम दिखा दो, नरमी से मुस्कुरा कर कहा और फिर उसके हवनक चेहरे की जानिब देखा। उसने बेसाख्ता ही साथ बैठी ममानी को देखा। उन्होंने भी सर अस्पात में हिलाते हुए वो गहरा सांस भर कर रह गई। फिर बुरे दिल से उठ आई। एहसन उसके आगे था। वो पीछे छोटे छोटे कदम उठा रही थी। उसने दाएं हाथ से एक जानिब इशारा किया तो वो संजीदगी से अंदर की जानिब मुड़ गई। कतार में वॉश बेसिन लगे थे और सामने आईना था। उसने अपना चेहरा देखा और फिर धक से रह गई। इतना सफ़ेद बेजान चेहरा, क्या वो कब से ऐसी लग रही थी? फिर जल्दी जल्दी दुपट्टे को धोया और वापस आई। एहसन बाहर ही खड़ा था, कोई भी बात किए बगैर उसके साथ मुड़ा। उन दोनों के सामने से आता देख कर मामी ने और मिसेस आबिद की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई थी। ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं मिसेस हसन। मुझे खुशी है कि जोला हमारे घर की बहू बनेगी। वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी प्यारी सी बच्ची है।
उन्होंने दिल से तारीफ की थी। तो मोमानी मुस्कुराई। करीबी बहराम और आबिद भी बैठे थे। वो दोनों करीब चले आए। अभी वो बैठने ही लगी थी कि आबिद की पेशकश पर फिर से उठ खड़ी हुई। आप दोनों कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बात कर लें। आपको कोई एतराज तो नहीं है बहराम साहब? रुक कर पूछा तो वो जो अभी उनकी जानिब से एहतजाज की तवक्को कर रही थी, लम्हे भर को आंखें फैलाकर उन्हें देखती रह गई थी। वो अब सरनफी में हिलाकर शाइस्तगी से इजाजत दे रहे थे। ये मामू कब से इतने लिबरल हो गए थे? वो एहसन के पीछे बढ़ती बस सोच कर रह गई थी। अब मंजर कुछ यूं था कि पीछे मौजूद अफराद अपनी बातों में मशगूल हो गए थे और वो एहसन के साथ दालान के एक जानिब चली आई थी, ऐसे कि वो उनकी नज़रों के सामने थी। चंद पल कोई कुछ न बोला। फिर एहसन ने ही बात का आगाज़ किया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस रिश्ते के लिए मैं हामी भर रहा हूँ वो आपके घर का है। मुझे अंदाज़ा होता तो मैं उन्हें मना कर देता जोला, उसने साफ गोई से कहा था। वो सामने देख रही थी, फिर सर हिलाया। मुझे भी नहीं पता था कि ये आपके घर का रिश्ता है, नहीं तो शायद मैं खुद ही इनकार कर देती। सीधे लहजे में कहा तो साथ खड़े एहसन ने सर हिलाया, फिर गर्दन मोड़कर उसके सरापे को देखा। आप राजी हैं इस शादी के लिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने शाने उचकाकर रुखाई से जवाब दिया था। वो मुस्कुराया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा इतना रूड रही हैं, लेकिन मुझे आप पर कभी गुस्सा नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि आप पर रुखाई जचती है, बल्कि शायद आप पर हरा अंदाज जचता है, उसने कहा तो जोला ने बमुश्किल सांस लिया, जिसमें गुस्से की एक शदीद लहर गुजरी थी। अभी कुछ दिन पहले वो फहद की हरकत को भूली नहीं थी, लेकिन एहसन को देखकर लगता था कि वो उसकी इस हरकत से बेखबर था। उसने भी बताना मुनासिब न समझा। वैसे क्या मैं रिजेक्शन की असल वजह पूछ सकता हूँ? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो इतने बराह रास्त जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत जोर से चौंका। कौन? हमारी यूनी में पढ़ता है? नहीं, किसी और की यूनी में पढ़ता है, उसी तरह तेजस्वी से पूछा। उसने उसे देखकर नफी में सर हिलाया। क्या करता है? माफिया रिंग में मौजूद दुश्मनों को मारता है। और उसके जवाब पर वो जोर से हंस दिया था। वो चौंक कर उसे देखने लगी, फिर आबरू के दरमियान एक लकीर उभरी। आप शायद माफिया हीरोज की बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ने लगी हैं। खैर, नहीं बताना था तो मना कर देती, मैं मान जाता, लेकिन माफिया रिंग्स के दुश्मनों को मारना, ओह गॉड। वो सर हिलाता फिर से हंस रहा था। वैसे नाम क्या है आपके उस माफिया हीरो का? वेलू था। नाइस। दिखता कैसा है? वो सरासर उसके जवाब से हेज उठा रहा था, साथ मुस्कुराहट भी दबा रखी थी और उसका सपाट चेहरा भी देख रहा था। टॉल, मस्कुलर, हैंडसम? मुझसे भी ज्यादा टॉल? ठहर कर पूछा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, वो पहली बार मुस्कुराई थी। जी, आपसे कहीं ज्यादा टॉल। मिस्टर एहसन? आंखों में एक जताता तासुर लिए उसे देखा तो वो गड़बड़ाया। वैसे वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों की ना दुश्मनी अच्छी होती है और ना दोस्ती। मेरे अलावा वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। उसी के साथ वो पलट गई थी। एहसन उसे ज्यादा देखता रहा, फिर उसके पीछे हो लिया। जोला उससे ज्यादा मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो वापस आकर मोमानी के साथ बैठ रही थी। उसका दिल हर शय से उचट बेजार सा था। अगली सुबह इम्तिहान का दिन था। उसे सब भूल भाल गया था। वो कमरा इम्तिहान में बैठी तवज्जो से पेपर कर रही थी। मुमतहन घूमकर अकाबी नजरों से सबको देख रही थी। उसने आज लोन का सादा सा हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा जेबतन कर रखा था। बालों को हाथ बांधे कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखती वो संजीदगी से पेपर कर रही थी। घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती गई। 2 घंटे बाद वो पेपर हाथ में लिए मुमतहन को देकर क्लास से बाहर की जानी बढ़ रही थी। खोला का पेपर कल था। टाइम टेबल में महज इन दोनों का एक ही पेपर साथ था। वो राहदारी से कैंटीन की जानिब बढ़ आई थी। आज यूनी में खासा रश हो रहा था। जो तलबा अमूमन नहीं आते थे वो भी इम्तिहानात की वजह से आए हुए थे। कैंटीन पर टेबल पर बैठी वो चेहरा झुकाए अगले सब्जेक्ट के पेपर के लिए गर्दानी कर रही थी। अगले ही पल किसी ने 2 उंगलियों की कुछ से टेबल को बजाया तो उसने चौंक कर चेहरा उठाया। सामने फैसल खड़ा था। उन्हीं खड़े तेवरात से उसे घूरता हुआ। अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें 2 दोस्तों के दरमियान दरार डलवा कर? थकती नहीं हो तुम ये विक्टिम कार्ड्स प्ले करते करते? उसने लब खींचकर किताबें बंद की और उसे बिना जवाब दिए उठ गई। चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में उनके पूरे गिरोह के लिए नफरत। वो उसके पीछे आ रहा था। वो मजीद तेज कदम उठाने लगी। किससे पिटवाया है तुमने फहद को कि वो इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटलाइज्ड है? तुम्हें अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है? वो साथ साथ चलता उसे फनकार कर कह रहा था। वो एक त्यार रुकी, उसकी जानिब घूमी।
आप लोगों को अपने किए पर कोई अफसोस या शर्मिंदगी है? उसने चबाकर पूछा था। फैसल चंद पल गुम रह गया। वो उस नफरत से देखती पलट गई थी, लेकिन वो होश में आकर फिर से पीछे लपका था। उसकी आंखों में जाने क्यों अपनी अजियत याद करके आंसू उतर आए थे। नाक दहक उठी थी, लेकिन वो सब की बस तेज तेज चलती राहदारी अबूर करके बाहर की जाने बढ़ रही थी। उसे जल्द अज जल्द कार में बैठकर उस यूनि से निकलना था। वो अब उस गिरोह के एक भी इंसान के करीब नहीं रहना चाहती थी। तुम्हारा ये इमोशनल रवैया तुम्हें इस जुर्म से आज़ाद नहीं कर सकता। तुम्हें हिसाब देना होगा ज़ोला। वो बेइख्तियार रुककर जोर से बोला था। वो ठहर गई और पलटकर उसे देखा, लेकिन फिर ढक से रह गई। किसी ने फैसल की गर्दन पीछे से जकड़कर उसे परे घसीटा था। सफेद सलवार कमीज, गहरे भूरे बाल, आंखों में सख्ती लिए वो ज़रवली ही था। फैसल उस अचानक अफ्तार पर गड़बड़ा आया था। कौन सा हिसाब जनाब? एक नाक की आलदा नजर उस दुबले पतले से लड़के पर डालकर वो ठंडे से अंदाज में बोला था। यूनि में मौजूद बहुत से तुलबा ने उसे पलट कर देखा था। वो वहीं मुंजमद रही। फैसल ने उसका हाथ झटक कर गर्दन आज़ाद करना चाहिए, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत और किसी कदर सख्ती लिए हुए थी। फिर उसने ज़ोला की जानिब देखा, वही बेतासुर सख्त आंखें। अंदाज़ा है तुम्हें कि किसी राह चलती लड़की को हरासा करने का जुर्म और उसकी सजा क्या है? कभी हवालात की गर्म हवा खाई है? यकीनन नहीं तो तुम ऐसी कोताही करने से खुद को बाज रखते हैं। गर्दन पर गिरफ्त सख्त करते हुए उसने उसी तरह चबा चबा कर कहा था जब वे सख्ती से बंद थे। वो उसे पूरे रास्ते ज़ोला का पीछा करते देखता आया था। उससे ज्यादा उसकी बर्दाश्त नहीं थी। ज़ोला बेसाख्ता ही 2 कदम करीब आई थी। फैसल मुसलसल मज़ाहिमत कर रहा था। चंद लड़के भी आसपास जमा होने लगे थे। तमाशा सा लग गया था। कौन हवालात में भेजेगा मुझे? आप है कौन? जानती भी हैं मेरे डेड मुल्क की कौन सी नामवर शख्सियत है? वो बौखलाया हुआ जरूर था, लेकिन ज़रवली के धमकाना ना भूला था। उसने दांत पर दांत रखकर उसे जरा करीब किया और फिर उसकी आंखों में चुभन लिए देखा। मैं वो हूँ जो जमीनों पर जागीरदारी करता है और तुम जैसे लोगों की चमड़ियाँ बहुत खुशी से उधेड़ता है। और किसकी चीज का हिसाब? हाँ, कौन सा हिसाब? औरतों से हिसाब लेते हुए शर्म नहीं आएगी तुम्हें? दृष्टि से झड़क कर कहा और उसी पल उसकी गर्दन एक झटके से छोड़ी तो वो 2 कदम पीछे हुआ। बेयकीनी से अपनी गर्दन पर हाथ रखते कभी ज़ोला को देखता और कभी ज़रवली को। लाला, उसने नरमी से पुकारा, लेकिन वो उस जानिब नहीं देख रहा था। आइंदा अगर तुम 10 फीट के फासले पर भी ज़ोला के आसपास नजर आए और मैंने तुम्हें देखा तो फिर तुम्हें मेरे कहने से कौन बचाएगा ये तुम सोच लेना। उंगली उठाकर उसे मुंतबा किया। फैसल को साफ सुन गया था। वो ज़ोला पर हमेशा उसी लिए भी इतना शेर होते थे क्योंकि उसके घर का कोई भी मर्द उन्हें कभी उसके साथ नजर नहीं आया था। आज किसी को उसकी तरफदारी करता देख उसका रंग फक हो गया था और वजूद साबित हो गया था। कुछ पल बाद मुजमा छटा तो वो दोनों उसकी गाड़ी के सामने खड़े नजर आए। ज़रवली के कान अब तक सुर्ख थे और ज़ोला उसे सर उठाए देख रही थी। लाला, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। आपने कभी अपने घर वालों को क्यों शिकायत नहीं की इन लड़कों की? उसे देखकर अंदाजा हो गया था कि ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। ज़ोला की रंगत उसके सवाल पर फेंकी हुई थी। फिर वो मुस्कुराई। वो खफा नजरों से उसे देख रहा था। लाला, कोई इतना फारिग नहीं है कि मेरी यूनि के मसले सुने। और मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे आए? उसने बात बदलने के सवाल किया। अपने एक दोस्त से मिलने आया था। उसी तरह खफा खफा सा कहा तो वो हंस दी। वो उसके हंसने पर हैरान हुआ था। कितने दोस्त हैं वैसे आपके इस यूनि में? थोड़े बहुत हैं। उसे हंसता देखकर वो मध्यम सा हुआ था। आंखों में खपकी भी कम हो गई थी। धूप चमक रही थी और हिद्दत बखूबी उन दोनों के रुखसारों की सुर्खी में महसूस की जा सकती थी। थैंक यू लाला, उस दिन के लिए भी और आज के लिए भी। आप हमेशा मुझ पर एहसान करते हैं। अब अगले पूरे सेमेस्टर तो मुझे ये तंग हरगिज नहीं करेंगे। अगले सेमेस्टर में करें तो मुझे बताइएगा। ऐसे लोगों का इलाज मैं बहुत अच्छे से करना जानता हूँ। साथ ही सर झटका। ज़ोला बस उसे चेहरा उठाए देख रही थी। उसके नरम निगाहें थी या कुछ और। उसने उसकी जानिब देखा था। वैसे आपने सच कहा था। आप बंदूक को इस्तेमाल में लाए बगैर भी मसला हल करना जानते हैं। ये मसला बंदूक के बगैर हल नहीं होना था, लेकिन मैंने फिर भी मैनेज कर लिया। और उसके संजीदगी से बावर कराने पर वो बेइख्तियार फिर से हंस दी थी। लाला, आपसे तो फिर डरना चाहिए। मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। उस लड़की के आसपास चेहरे पर सख्ती लिए बात करना मुमकिन नहीं था। किताबों को सीने से लगाए बेकंधे से टांगे सादगी से मुस्कुराकर उसकी जानिब देखती वो उसकी तने आसाम ढीले कर गई थी। उसने अब के कदर नरमी से उसे देखा था।
क्या आपको अंदाजा है कि आप बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड हैं? और ये जुमला ऐसा था जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो यकटक उससे चेहरा उठाकर देखने लगी। वो नरम मगर संजीदा नजरों से उसे देख रहा था। जोला को उसी पल किसी चीज का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था। वो किसी जैसा लगता था और ये बात, ये तासुरात, ये अंदाज बिल्कुल उस जैसा था। वो उस कदर गहरी मुशाबत पर 2 कदम डरकर पीछे हटी थी। जरवली ने उसके कदमों को देखा और फिर उसे, आपको इतना ज्यादा ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए। वो कदम कदम पीछे हट रही थी। वो सीधा हो रहा था। सॉरी अगर आपको मेरी बात, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो तेजी से पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी। वो बेयकीनी से उसे जाता देखता रहा था। क्या उसने कुछ गलत कह दिया था? उलझकर सोचता वो अपनी कार की जानिब पर आया था। धूप की चमक में वैसी ही गरमाइश हनूस थी। शाम के धुंधलकों में वो डेरे की जानिब वापस आ गया था। गाड़ी पथरीली रविश पर रोकी, लेकिन एक अजीब सा एहसास हुआ था, बेहद अजीब सा। वो आंखें सिकुड़ कर देखता बाहर निकल आया था, फिर बुरी तरह चौंका। धीरे धीरे कदम उठाता आगे आया। दरवाजे के ऊपर लटका लैंप नुमा बल्ब टूटकर नीचे गिरा हुआ था। दरवाजा के ऊपर की चौखट पर खून था। वो नीचे झुका और उस खून को 2 उंगलियों से छूकर देखा। इंसानी खून। वो तेजी से उठा। मुलाजिमीन को चिंगाड़ कर आवाज थी। सिर्फ एक सरफराज था जो दौड़ता हुआ आ रहा था। खौफ से उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और वजूद किसी अनदेखी अनहोनी के बाद जलजलों के जद में था। उसने एक नज़र पलटकर उस डेरे की हालत देखी। सब कुछ उजाड़ झंकार हुआ था। जगह जगह खून था। यूँ लगता था जैसे वहाँ कोई आज़ाब सा आकर गुजर गया हो। उसके आसपास सुर्ख आंधियाँ सी चलने लगी थी। वो सरफराज की जानिब घूमा। उसे सख्ती से झिंझोड़ कर पूछा, क्या हुआ था यहाँ? मुझे बताओ, कौन जख्मी हुआ है? कौन था वो जिसने हमला किया है? वो एक ही सांस में उसे बेसब्री से देखता हुआ पूछ रहा था। सरफराज के आंसू मुस्तकिल ढलक रहे थे। वो फिरोज शाह, वो आया था। वो ज़हरा जान को। खौफ के बास लुकनत का शिकार होती उसकी ज़बान जरवली का दिमाग झंझा गई थी। ज़हरा जान को क्या हुआ है? बंद होते दिल के साथ उसने पूछा तो आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। एक और पसंदीदा औरत को नुकसान? नहीं, वही नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लम्हे भर को उसकी आंखों के सामने तेज चमकती फ्लैश लाइट्स उभरी थी। वही फ्लैश लाइट्स जो उसकी बसारत में एक सुराख सा कर गई थी। ज़हरा जान को जख्मी किया है, वो हॉस्पिटल में है। शेर लाला खैबर जान वहाँ गए हैं। और वो एक झटके से पलटा था। कदमों से गोया जान सलब हो रही थी। की होल में चाबी डालते उसके हाथ कपकपाहट का शिकार थे। बार बार चेहरे पर हाथ फेर कर अंदर की कपकपाहट कम करने की कोशिश कर रहा था। नहीं अल्लाह नहीं, एक और माँ नहीं। मुस्तकिल सर नफी में हिलाता वो ज़ेरे लब दुआ कर रहा था। आंखों में बार बार नमी उभरती जिसे वह हथेली से रगड़ता भी जा रहा था। रगों में बेचैनी से इस हद तक थी कि उसकी बसारत धुंधला रही थी। कपकपाते हाथ से शेर का नंबर डायल करता वो कार खतरनाक हद तक तेज रफ्तार से चला रहा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो सफ़ेद मुर्दा चेहरे के साथ हॉस्पिटल की सर्द राहदारी में भाग रहा है। सामने ही उसे शेर, खैबर और एक जानिब मौजूद मुलाजमीन मिल गए थे। वो तेजी से शेर के पास आया था। एक नज़र इमरजेंसी रूम की सुर्ख रोशनी पर डाली थी। उसका सांस खुश्क हुआ जा रहा था। वो कैसी हैं? वो ठीक है ना? मुझे बताओ लाला कि वो ठीक हैं। वो ठीक है जरवली, उनकी सर्जरी जारी है। गोली उनके बाजू पर और पैरों में लगी है। वो खतरे से बाहर हैं। शेर के चेहरे पर करवट था। आंखों में किरचिया सी थी, लेकिन वो खुद पर जब्त की कड़े पहरे बिठाए हुए था। सुर्ख आंखें देखकर जरवली को उसके जब्त का अंदाजा हुआ था। अगले ही पल वो खैबर के बराबर बैठा सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंखों में गुलाबी नमी थी। फिर उसने चेहरा उठाया। वहाँ गम के साथ कुछ और भी था, गुस्सा, तेज, आग। वो उठा और फिर पूरे कद के साथ शेर के सामने आया। मुझे क्यों नहीं बताया कि फिरोजा धमका कर गया है आप लोगों को? इसलिए रोका था ना आपने मुझे हफ्तावार ज़मीनी दौरे से? एक तल कड़वी निगाह खैबर पर डाली। बिगड़े चेहरे के साथ वो उन दोनों पर गुर्रा रहा था। तुम्हें बताने से क्या होता? खैबर ने ठहर कर पूछा तो वो पूरी तरह उनकी जानिब घूमा। आंखों में ठंडे गोश्त का सा तासुर लिए उन्हें देखा। फिर मैं उसे बताता कि मेरी औरतों की जानिब देखने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि आप में वो गट्स नहीं हैं जो अपनी औरतों की हिफाजत के लिए दरकार होते हैं बाबा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उनके सर काट दूंगा, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। वो आगे बढ़ गया था, लेकिन खैबर अपनी जगह ही सकूत इख्तियार कर गए थे। उसने उनके मुंह पर जैसे भारी बेलचा दे मारा था। शेर उसके पीछे जाने लगा तो खैबर ने उसे हाथ से थाम कर रोक लिया था। फिर आंखें बंद कर गए जैसा उसे जलते लफ्जों को जब्त करने की कोशिश की।
उसे जाने दो शेर, वो नहीं रुकेगा। लेकिन फिरोज उसे नुकसान पहुंचा ना दे। उस वक्त उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर वो कार तेजी से मोड़ता, जबड़े का रख्ती से बंद किया आगे बढ़ गया था। फिर सामने डैशबोर्ड पर पड़ा पिस्तौल उठाया और उसे दोनों हाथों से लोड किया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक वहशत सी थी, ऐसी वहशत जो कयामत गुजर जाने के बाद उतरती है। टायर्स चरचराते वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर फिरोज की कोठी के सामने कार रोक कर बाहर निकला। गार्ड्स को शायद उसे अंदर आने की इजाज़त दे रखी थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका था। वो अंदर की जाने बढ़ा आया था। लाउंज में आकर चीखा, फिरोज, फिरोज, मर्द के बच्चे हो तो मेरे सामने आकर मेरे मुंह पर वार करो। मेरे पीठ पीछे औरतों पर हमला करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, खिंजीर की कमतर नस्ल। उसे गाली बकता वो ढाल रहा था। खिलाफ तवक्को कोठी में सिर्फ फिरोज सर था। ऊपर रेलिंग से नीचे झांककर उसकी गैर होती हालत को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर उसके सुलगते वजूद को करार सा करार आया था। वो खून आशाम आंखें लिए उसे देख रहा था। ना मर्द थे तुम, तभी तो छोड़कर चली गई वो तुम्हें। आंख देते लहजे में हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। फिरोज के चेहरे पर छाया सकून रुखसत हुआ। जीने उतर कर वह उसकी गिरेबान पर झपटा। रकाबत का ताना चाबुक की तरह लगा था उसे। बकवास बंद करो, वो बिलबिला कर दहाड़ा था। जरवली ने गोया उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। उसने उसके पेट पर घुटना मारा और फिर उसे बालों से खींच कर सीधा किया था। अगले ही पल उसने जमे हाथ का ऐसा दहशतनाक मुक्का उसकी नाक पर मारा कि फिरोज शाह के आगे सारे कायनात लम्हे भर को घूम कर रह गई थी। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ, साथ ही बेयकीनी से फटे होठ पर हाथ रखकर खून को महसूस किया। जरवली उसे मौका दिए बगैर आगे बढ़ा और पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके कनपट्टी पर मारा। कोई और होता तो अब तक होश खोकर गिर जाता, लेकिन फिरोज जाबिर था। वो इतनी ही ताकत से उस पर झपटा था। एक जोरावर लात मारी तो जरवली पीछे को लड़खड़ाया था, लेकिन फिर संभल कर अगले ही पल उस पर दहाड़ते हुए हमलावर हुआ। अब मंजर कुछ यूं था कि फिरोज नीचे गिरा था और जरवली उसके सीने पर बैठा उसका चेहरा भारी हाथ की मुट्ठियों से मसक कर देने के दर पर था। यकायक वो ठहरा। बहुत से मसला अफराद के क्लाशंस लोड करने की आवाज़ें एक साथ आई थी। फिरोज मुंह से भरे खून से हंस पड़ा था। जरवली के सुर्ख होते दिमाग में लम्हे भर को झमाका सा हुआ था। वो बेसाख्ता ही उसके ऊपर से उठा था। उसके आसपास बंदूकें उस पर ताने निशाना लिए अफराद खड़े थे, एक दायरे में। वो उनके दरमियान अकेला था। फिर वो चेहरा झुकाकर हंसा, फिर चेहरा उठाकर भेड़ियों की मानिंद फिरोज उसके साथ साथ हंस रहा था। इतने नामर्द थे तुम कि चेहरे पर कहकर मुझे बुला नहीं सकते थे। वो चेहरा पीछे फेंके हंसता जा रहा था। फिरोज अब उठ रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो? ये तुम्हें गोलियों से भून देंगे, फिर तुम्हारी लाश बहते दरिया में फेंक देंगे। यहाँ अकेले आना एक इंतहाई बोल्ड कदम था। वैसे तुम हमेशा से ही इतने बोल्ड रहे हो। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने एकदम ही बदलते हुए चेहरे के साथ पिस्तौल फिरोज की पेशानी के एन दरमियान में रखी थी। उसकी हंसी थमी, आंखों में खून उतरा। मैं औरतों से मोहब्बत नहीं करता, ना उनसे लगाव रखता हूँ, ना खुद को उनसे मानूस होने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि औरतों से की गई मोहब्बत तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देती। अपनी माँ के बाद मैंने हर औरत से ताल्लुक़ रखना खुद पर हराम कर दिया था, क्योंकि मैं उनसे खौफजदा था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी दोबारा किसी औरत को खोने की। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में जहरा जान आई। वो एक वाहिद औरत थी जो मेरे बारहा झड़कने पर भी मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। और तुमने फिरोज, तुमने उन्हें जख्मी किया, उनकी जान लेने की कोशिश की। तुमने ये अच्छा नहीं किया फिरोज, तुमने ये अच्छा नहीं किया। पेशानी में पिस्तौल की नाल गाड़ते वो उसके करीब होता जख्मी लहजे में बोला था। पीछे मौजूद अफराद का दायरा उस पर तंग होता जा रहा था। फिरोज की मोहताज नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। उसे जरवली की जहनी हालत पर शक हुआ था। जरवली, मुझे मारकर तुम जिंदा नहीं बच सकते। उसने जैसे तंबी करना चाहिए, लेकिन लहजा कमज़ोर था। जीना कौन चाहता है? वो गुर्राया। उसी पल फिरोज की आंखों के इशारे पर पीछे से एक तेजी से आगे बढ़ा और उसके सर पर क्लाशन का भारी दस्ता पूरी कुव्वत से मारा। वो चकराया, लेकिन होश नहीं खोया, बल्कि लड़खड़ाया गया था। उसका लड़खड़ाना फिरोज को मोहलत दे गया था। उसने उसके हाथ से पिस्तौल उसकी और उसके माथे पर रखी। दो अफराद अब उसे काबू करने में घुटने के बल जबरदस्ती बिठा चुके थे। वो काबू नहीं आया तो दो और अफराद आगे आए और उसे पूरी कुव्वत से जकड़ा। वो उनके बाजुओं के नरगे में मुस्तकिल मुजाहिमत कर रहा था। सख्त आंखें फिरोज पर जमी थी और चेहरा सफ़ेद था। उसी पल कोई उस कोठी में दाखिल हुआ था, लेकिन अगले हिस्से से नहीं, पिछले हिस्से से। जिनों पर ठहरा उसका निशाने लिया और फिर अगले ही पल लाउंज में लटका भारी सा शीशे का फानूस जमी बोस हुआ था।
कांच दूर तक उड़े थे, सारी बत्तियां गुल हो गई थी, हर जानिब गहरा अंधेरा छा गया था। महज बाहर दालान में लगे एक पुल की रोशनी अंदर गिर रही थी। फिर जीने के दहाने पर ठहरकर उसने दोनों हाथों से तेजी से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। सब आगे पीछे अंधेरे में गिर पड़ रहे थे। फिरोज एक सोफे की ओट में हो गया था। जरवाली एक जानिब उठ खड़ा हुआ, नीचे झुककर फिरोज के साथ गिरा पिस्तौल उठाया। आने वाला लाउंज में मौजूद मसला अफराद पर हमलावर हुआ था। अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था कि कौन सी सिमत किस जानिब थी। इंसानी कराहों की आवाज़ें, खून, टूटे कांच, फूली सांसें, अगले ही कई लम्हात में सब इधर उधर कराते हुए लौट रहे थे। वो खुद भी फूला सांस लिया सोफे पर गर्दन पीछे किए बैठ गया था। जरवाली आगे आया, बगौर उसे देखा। सिया लिबास में मलबूस एक सिया हैवला। पुल की रोशनी अंदर गिर रही थी, उन दोनों के दिल में गिरती नीली रोशनी। फिर सोफे पर बैठे शख्स ने उसे देखा, हौले से मुस्कुराया। जरवाली का सारा वजूद बर्फ बनकर पिघला था। फिर उसके चेहरे पर एक पुराना जख्म उभरा, दिमाग को जाती रग फड़कने लगी। उसने हाथ में थामा पिस्तौल उसकी जानिब किया। वो उसके सामने पूरी कद से उठा। वो दोनों आमने सामने थे। याद के किसी पर्दे पर वो घर के पिछले दालान में गिरा रो रहा था। उसे दूसरे गांव के ताकतवर लड़कों ने मारा था। वो जख्मी था, उसके जिस्म किसी पक्के दाने की मानी दर्द कर रहा था। अरब उससे पूछ रहा था कि वो कैसे जख्मी हुआ, बिल्कुल आहिस्ता से, नरम आवाज़ में। वो महज रो रहा था। फिर जख्मी लड़का उठ गया तो उसके साथ पंजों के बल बैठा अरब उसके सामने उस वक्त भी पूरे कद से उठा था। वो उससे 1 इंच लंबा था। वो उससे आज भी 1 इंच लंबा था। गांव के लड़कों ने मारा है मुझे। दोनों हाथों से चेहरा रगड़ते हुए वो बिलक बिलक कर रो रहा था। अरब ने नरमी से उसे देखा। अगले कई लम्हात में वो दूसरे गांव के लड़कों के सामने खड़ा था। जरवाली उससे पीछे था, फटे कपड़े, फटे होठ और कुचला चेहरा लिए। इसे किसने मारा है? आहिस्ता से पूछा। आवाज़ आहिस्ता थी लेकिन खतरनाक थी। सामने मौजूद लड़के एक कदम पीछे हुए थे। आज भी वो उसके सामने उसी तरह खड़ा था। आज भी वो उसे बचाने आया था। वो एक जैसे थे लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं थे। जरवाली ने ठंडी आंखों के साथ उसकी पेशानी पर पिस्तौल की यखनाल रखी थी। वेलुथा मुस्कुराया। उसके चेहरे का एक हिस्सा रोशनी में वाजे था, अगला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर उसने अपने दोनों हाथ उठाकर गर्दन के पीछे रखे, गोया हथियार डाल रहा हो। जरवाली का पिस्तौल ताना हाथ पसीना पसीना हो रहा था। उसका सांस धोंकी के मानी चल रहा था और चेहरा यूं गोया खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। वेलुथा की ठंडी सब्ज आंखें उसे देख रही थीं। कत्ले आम के हुक्म के बावजूद कत्ल न किया गया लड़का वापस आ गया था। उसके जिंदा होते हुए तो कम से कम कोई उसके भाई को कत्ल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा अहद था जो उसने गढ़ा था खुद से कई सालों पहले। जारी है जी। तो यह होता है हमारा एपिसोड कंप्लीट। और जरवाली और अरब दोनों भाई ही हैं और इनकी ममा का जो मर्डर किया था जिसने, वो अब अरब को भी मारना चाहता है और उस विलन की भी प्रॉपर एंट्री नहीं हुई है। तो देखते हैं कौन है वो विलन। और अब जरवाली जब जोला को वापस लाएगा तो अरब और जोला दोनों का रिएक्शन देखने वाला होगा, क्योंकि दोनों को नहीं मालूम एक दूसरे के बारे में। लेकिन हो सकता है कि अरब को मालूम हो, लेकिन जोला को तो नहीं मालूम है। और देखते हैं कि जोला भी राज़ी होती है जरवाली के साथ आने के लिए, क्योंकि ये जरवाली को भी डर है। और हाँ, ये हो सकता है कि जोला मना कर दे अपने मामू के लिए। तो देखते हैं क्या होगा आगे। आपको कैसा लग रहा है एपिसोड बताना ज़रूर, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।